अगले दिन यान यीशुन कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ और पूरे यान परिवार को तुरंत यान झिगाओ के रुख के बारे में पता चल गया। उसने यान यीशुन पर दाओहुआ द्वारा लगाई गई सजा को स्पष्ट रूप से मंजूरी दे दी थी। कक्षा में यान येहुआन और यान यल जल्दी पहुंचे। यह देखकर कि दाओहुआ और ली बहनें अभी तक नहीं आई हैं, वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कल तीसरी बहन के अपने आंगन में लौटने के बाद वह काफी नखरे कर रही थी। मुझे लगता है कि जब वह सामने आंगन में गई होगी तो अंकल ने उसे डांटा होगा, यान येल ने हंसते हुए कहा। यान येहुआन ने एक पल के लिए सोचा, यह तीसरी बहन की अपनी गलती है। वह रुकी। सामने वाला यार्ड वह जगह है जहां अंकल काम करते हैं और यह बाहर के पुरुषों से भरा हुआ है। हम बहनों को वास्तव में वहां नहीं जाना चाहिए। अगर चाची को कोई काम करना होता तो भी वह चाचा को बुलाने के लिए एक नौकर भेजती। तीसरी बहन फूट फूट कर रोने लगी और कल सामने वाले आंगन में भाग गई। उसने न केवल खुद को अपमानित किया, बल्कि उसने यान परिवार का भी अपमान किया। यान यल ने सिर हिलाया, यह सच है। अंकल को चेहरे की सबसे ज्यादा परवाह है, और थर्ड सिस्टर ने जो तमाशा बनाया वह वास्तव में नासमझी थी। जैसे ही वह बोली, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। वह सोचती है कि अंकल के पक्षपात के साथ वह अब भी पहले की तरह जो चाहे कर सकती है। लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अंकल ने उनके प्रति अपना पूर्व धैर्य और भोग खो दिया है, फिर भी वह अभी भी बेखबर है। यान येहुआन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। आजकल अंकल तीसरी बहन और पांचवें भाई से कुछ हद तक निराश होंगे। यान यल ने हंसते हुए कहा, यह निश्चित है। अगर सबसे बड़े भाई जिंगयुन प्रांत में नहीं फंसे होते तो मुझे नहीं पता होता कि वे ऐसे विचार रख सकते हैं। जब से सबसे बड़ा भाई लौटा है, मैंने देखा है कि वह तीसरी बहन और पांचवें भाई के पहले जितना करीब नहीं है। वह बहुत उदासीन लगता है। यान येहुआन, जब कोई स्वयं यह सोचने की दुविधा में होता है कि कोई छोटा भाई या बहन उसकी जगह लेना चाहेगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी आसानी से ऐसी चीज को जाने नहीं दे सकता है। यान यल ने कंधे उचकाए और आह भरते हुए कहा, आंटी लिन को 3 साल से जमीन पर रखा गया है, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तीसरी बहन को कब तक सजा दी जाएगी। इस बार यान येहुआन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बिना किसी देरी के दाओहुआली बहनों के साथ आ गया। बड़ी बहन, बहन जिक्सुआन, बहन जिक्सिन, अपने पैरों पर खड़े होकर यान येहुआन का अभिवादन किया। यह देखकर यान येल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उनका सम्मान करने के लिए उठी। दोनों लड़कियों को सामान्य से अधिक उत्साहित देखकर ली बहनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और झट से मुस्कुराहट के साथ अभिवादन का जवाब दिया। दाओहुआ मुस्कुराया, मास्टर शेन जल्द ही यहाँ आएंगे, आइए अपनी सीट लें। इसके बाद यान येहुआन और अधिक बातूनी हो गई। ली बहनों के साथ कविता और सुईवक के बारे में चर्चा में संलग्न हो गई। जब भी वह देखती कि ली बहनें अपने आचरण में कमजोर हैं, तो वह उन्हें सुधारने की पहल करती। अपनी बड़ी बहन को इस तरह व्यवहार करते देख यान यल ने ज्यादा अलग होना उचित नहीं समझा और अक्सर ली बहनों के साथ भी बातचीत और मजाक किया करती थी। दाओहुआ ने दोनों बहनों की सद्भावना के भावों पर ध्यान दिया और पिछली घटनाओं के बारे में बात करना जारी नहीं रखा। यह देखते हुए कि वे अपने चचेरे भाइयों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं, जब भी झोऊ जिंगवान आती थी, वो उन्हें दाओहुआ मंडप में आमंत्रित करती थी, जहां हर कोई एक साथ बातें करता था और हंसता था। कुछ समय के लिए पांचों लड़कियां पहले की तुलना में अधिक आराम से और सुखद तरीके से रहने लगीं। एक दिन यान झिगाओ ने अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद दाओहुआ और अन्य 4 लड़कियों को एक साथ कक्षा से बाहर निकलते देखा। उसने देखा कि 5 युवा महिलाएं बातें कर रही थीं और हंस रही थीं। येल प्यार से जिक्सिन के साथ हाथ मिला रही थी, उनके सिर आपस में रहस्य की बातें कर रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति एक क्षण के लिए नर्म हो गई। लड़कियों को जाते हुए देखकर यान झिगाओ ने आह भरी, क्या मैं पहले भी येशुंग और वेनबिन के प्रति बहुत दयालु था। वेनबिन अभी भी स्वीकार्य थे। स्टेट स्कूल में पढ़ने और कई लोगों के साथ घुलने मिलने से उन्हें कुछ अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि उसके मन में कुछ षड्यंत्रकारी विचार थे, फिर भी
उसमें कुछ औचित्य की भावना थी। लेकिन ये शुंग, वो सचमुच कुछ हद तक खराब हो गई थी। अपनी वैध माँ के परिवार की भतीजी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने के लिए उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला? मैडम एक नेक महिला हैं, लेकिन वे ऐसे मामलों से अछूती नहीं रह सकती। उसने सुना था कि लिन परिवार के भोजन को 4 व्यंजन और एक सूप से घटाकर 2 व्यंजन और एक सूप कर दिया गया था, और वे अब हर भोजन में मांस नहीं खा सकते थे। बेटी के कारण हुई परेशानी ने वास्तव में उसकी जन्म देने वाली मां को कष्ट पहुंचाया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुलीन परिवार हमेशा वैध और नाजायज संतानों के बीच स्पष्ट अंतर पर जोर देते हैं। विवाह से पैदा हुए बच्चों के प्रति पक्षपात दिखाना न केवल भाई बहनों के बीच के रिश्तों के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके दिलों में इच्छाओं को भी बढ़ावा देता है, जो अंततः खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अपने बच्चों के प्रति अपने पिछले रवैये पर विचार करते हुए यान झिगाओ अफसोस से भर गया। सबसे बड़ी बेटी ने आंटी लिन का तिरस्कार किया। आखिरकार मैडम की उपेक्षा करना उसकी अपनी गलती थी। बड़ी बेटी के लिए मैडम का मामला उठाना स्वाभाविक था। मूक स्वामी को देखते हुए बटलर सन ने बोलने की हिम्मत न करते हुए अपनी निगाहें नीचे कर ली। यान झिगाओ काफी देर तक चुप रही और अंत में बोली, यह वास्तव में यीशु के लिए अपने स्वभाव पर संयम बरतने का समय है। अन्यथा अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, तो उसे डर था कि वह मैडम को बहुत नाराज कर सकती हैं। आखिरकार जब बच्चों की शादी का महत्वपूर्ण मामला आया, तो अंततः इसका प्रबंधन मैडम को ही करना था। बटलर सन ने फिर भी चुप्पी साधे रखी, यह जानते हुए कि मास्टर वास्तव में उसकी राय नहीं मांग रहे थे। उसने जल्दी से शुंगक्सन कोर्टयार्ड की ओर देखा। उसका दिल अंदर से आह भर रहा था। रखेलें हमेशा रखेलें ही रहेंगी। वे कुछ वर्षों तक अनुग्रह का आनंद ले सकते हैं, लेकिन यह कभी टिक नहीं पाएगा। लगभग 3 महीने की कक्षाओं से गायब रहने के कारण अक्टूबर के अंत तक यान भाई घर नहीं लौटे, जिससे दाओहुआ को नवंबर के लिए अपने प्रावधान उन्हें भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। दाओहुआ द्वारा तैयार किए गए प्रावधानों की कई गाड़ियों को देखकर बहनें ली जिक्सुआन दोनों आश्चर्यचकित थीं। ली जिक्सन ने पूरी तरह से भरी हुई गाड़ी को देखते हुए पूछा, ये क्या हमारे 3 चचेरे भाई वास्तव में इतना खा सकते हैं? सब्जियों और फलों से लेकर अनाज और अचार तक सब कुछ था। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल सबसे बड़े भाई और अन्य लोगों के लिए ही नहीं, आखिरी 2 गाड़ियां जियो येयांग के लिए हैं, और बीच वाली गाड़ियां भाई डोंग और भाई सू के लिए हैं। बाद में ली जिक्सुआन ने दाओहुआ को किसी को मीठी वाइन लीज के 2 जार ले जाने का निर्देश देते हुए देखा। एक जार 3 चचेरे भाइयों के लिए गाड़ी पर लादा गया था, और दूसरा लिटिल प्रिंस की गाड़ी पर। डोंग परिवार और सू परिवार के युवा मास्टर्स को कोई नहीं मिला। यह देखकर ली जिक्सुआन की आंखें चमक उठीं। मीठी वाइन लीज चचेरे भाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई थी और इसका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन दुख की बात है कि इसमें बहुत कुछ नहीं था। उसने चारों ओर देखा और केवल 5 जार देखे। एक पहले ही घर पर खोला जा चुका था, और दूसरा झो परिवार की एक लड़की को दे दिया गया था, केवल 3 जार छोड़कर। चचेरा भाई इतना उदार था कि उसने छोटे राजकुमार को पूरा जार ही दे दिया। एक पल की चुप्पी के बाद ली जिक्सुआन अभी भी बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। ये क्या आप लिटिल प्रिंस के प्रति कुछ ज्यादा ही दयालु नहीं हैं? दाओहुआ पहले तो चौंका, लेकिन फिर हंसा, यह क्या है? जियो येयांग ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, और वह मेरे लिए भी अच्छा रहा है। वह मेरे बड़े भाई और अन्य लोगों का भी समर्थन कर रहा है। मेरे पास उसे चुकाने के लिए कोई मूल्यवान उपहार नहीं है, इसलिए मैं केवल उसके लिए और अधिक भोजन तैयार कर सकता हूँ। एक और कारण था, जब से उसे डोंग युयान्याओ से प्रिंस निवास की स्थिति के बारे में पता चला, उसने महसूस किया कि जियो येयांग वास्तव में आसान समय नहीं बिता रहा था। एक व्यक्ति जो घर से दूर अपने चाचा के साथ था, जो अक्सर अनुपस्थित रहता था। उसने जितना हो सके उसकी देखभाल करने की सोची। ली जिक्सुआन ने कहा, सब्जियां सामान्य परिस्थितियों में कीमती नहीं हो सकती हैं, लेकिन सर्दियों में वे काफी दुर्लभ होती हैं। उनके घर में ग्रीनहाउस भी थे, लेकिन सब्जियों का उत्पादन बहुत कम था और विविधता दयनीय रूप से सीमित थी।
केवल पिछले 2 वर्षों में अपनी चाची के बीजों की बदौलत उन्हें सर्दियों में भोजन की अधिक विविधता प्राप्त हुई। फिर भी यह केवल उनके स्वयं के उपभोग के लिए पर्याप्त था। यदि उन्हें कुछ भी देना होता तो वे निश्चित रूप से चचेरे भाई की तरह ऐसा करने का साहस नहीं करते। उसे आश्चर्य हुआ कि चचेरे भाई की संपत्ति ने कितने ग्रीन हाउस बनाए होंगे। इसके अलावा उनकी मौसी के घर का खाना हमेशा उनके घर से बेहतर लगता था। दाओहुआ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसमें बड़ी बात क्या है? अगर जियो येयांग सब्जियां खाना चाहता है तो वह निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त कर सकता है। वह रुकी, फिर गर्व से बोली, हालांकि वे निश्चित रूप से मेरे जितने अच्छे नहीं होंगे। तुम्हें पता है, उसने जारी रखा, यह जियो येयांग का सौभाग्य है कि वो मुझे जानता है। किसी और चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक इलाज के लिए है। इसके साथ ही वह हंसने लगी। चचेरी बहन को देखकर, जिसे अपने कार्यों के बारे में कुछ भी अनुचित नहीं लगा, ली जिक्सुआन को अपने दिल में अजीब भावना को दबाना पड़ा। इस साल 15 साल की उम्र में उसकी माँ और उसका परिवार पहले से ही उसके लिए संभावित जोड़े की तलाश कर रहे थे। वह कुछ मामलों के बारे में और अधिक सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। शायद चचेरी बहन अभी भी जवान थी और उसे अभी तक होश नहीं आया था। जब भी दाओहुआ भोजन भेजाती थी, जियो येयांग व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करता था। यह देखते हुए कि इस बार की पेशकश पहले की तुलना में अधिक व्यापक लग रही थी, जियो येयांग को अंदर से काफी खुशी महसूस हुई। डेफू भी मुस्कुरा रहा था और उसने मुस्कुराते हुए जियो येयांग से कहा, इस विनम्र व्यक्ति ने पूछताछ की है और मीठा किण्वित चावल केवल मास्टर और यान परिवार के 3 युवा मास्टरों के लिए उपलब्ध है। यंग मास्टर डोंग और यंग मास्टर सू के पास यह नहीं है। इसके अलावा काले चावल, रूज चावल और ताजे फल जैसी चीजें हमारे स्थान पर दूसरों की तुलना में अधिक है। हालांकि जियो येयांग दिल से खुश था, उसने परवाह न करने का नाटक किया, यह आदमी, वह अचानक मेरे लिए अच्छा क्यों होने लगा है? डेफू ने हंसते हुए कहा, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मास्टर ने मिस यान के प्रति भी अच्छा व्यवहार किया है? मिस यान सिर्फ एक एहसान का बदला एक एहसान के बदले में दे रही है। यह सुनकर जियो येयांग को कुछ नाराजगी महसूस हुई। ऐसा महसूस हुआ मानो दाओहुआ उसका कर्ज चुकाने के लिए अनिच्छुक था और जब भी वो उसे थोड़ा सा कुछ देता था तो उसे कुछ न कुछ वापस करना पड़ता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दाओहुआ को उसकी परवाह थी? यह सोचते हुए जियो येयांग अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि किसी बिंदु पर उसने दाओहुआ क्या सोचता है उस पर ध्यान देना और उसकी परवाह करना शुरू कर दिया था। वही बेचैनी उसके अंदर उमड़ पड़ी। जियो येयांग को अचानक बेचैनी महसूस हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह वर्णनीय भावना कहाँ से आई या इसे कैसे सुलझाया जाए, फिर भी वह नहीं जानता था कि कहाँ से शुरू करें। यह देखकर कि जियो येयांग अचानक दुखी हो गया था, डेफू हैरान हो गया। अब क्या हो? क्या सब कुछ ठीक नहीं था? मीठे किण्वित चावल के जार पर नजर डालते हुए डेफू मुस्कुराया और कहा, मास्टर, रात के खाने का समय करीब आ रहा है। अगर मैं आपके पीने के लिए कुछ मीठे किण्वित चावल बना दूं तो क्या होगा? यह सुनकर जियो येयांग ने जबरदस्ती अपने दिल की निराशा को दबा दिया और उत्सुकता से सिर हिलाया, और बनाओ, दाओहुआ का किण्वित चावल बहुत स्वादिष्ट है। एक पल की झिझक के बाद, यह हो जाने के बाद, कुछ दूसरे आंगन में भी भेज देना। डेफू का चेहरा खिल उठा। तुरंत जब से मिस यान ने दूसरे आंगन में खाना भेजना शुरू किया, मास्टर और पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। पिछली बार जिंगयुन प्रांत से लौटने के बाद दोनों अभूतपूर्व रूप से एक साथ बैठे और कुछ देर तक बातचीत की। पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट के साथ व्यवहार करने में मास्टर अब पहले की तरह अतिवादी नहीं रहे। हालांकि मास्टर का जन्म शाही परिवार में हुआ था और उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उन्हें अपने माता पिता के प्यार का अधिक आनंद नहीं मिला। वह जानता था कि मास्टर हमेशा पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट का ध्यान रखता था। जब से उसने क्राउन प्रिंस और अन्य लोगों के साथ पेंटिंग करना सीखा, उसने जो पहला चित्र बनाया वह उसका था। जब भी वह मास्टर को पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट के चित्र को देखते और खुद के लिए डहकी होते देखता,
तो उसके दिल में असहनीय दर्द होता। अब जबकि मास्टर और पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट के बीच संबंध धीरे धीरे गर्म हो रहे थे, यह मास्टर के लिए एक सांत्वना थी, चाहे कुछ भी हो। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? डेफू को स्थिर खड़ा देखकर जियो येयांग उससे आग्रह करने से खुद को नहीं रोक सका। यह नौकर तुरंत चला जाएगा। डेफू तेजी से मुड़ा और रसोई की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर मास्टर की ओर देखा, जिसने पहले ही अध्ययन के लिए एक सैन्य ग्रंथ ले लिया था। झोंकझू आने के बाद मास्टर वास्तव में बदल गया। वह अधिक शांत और अधिक संयमित हो गया। उसने सोचा, बड़े बेटे के उकसावे का सामना करने पर भी मास्टर शायद पहले की तरह अपना आपा नहीं खोएगा। बीजिंग की उथल पुथल भरी भीड़ और मामलों से दूर मास्टर बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे। अकादमी में यंग मास्टर डोंग और यान झियुआन जैसे साथियों के साथ और जिंगझोउ में मिस यान की निरंतर देखभाल से ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी नाराजगी और असंतोष शांत हो गया हो। विशेषकर मिस यान, जो वास्तव में मास्टर की उपकारक थी। उसने न केवल मास्टर को 2 बार बचाया था, बल्कि मास्टर और पूर्व राजकुमारी कंसोर्ट के बीच रिश्ते में सुधार हुआ था, इसमें उसकी अपरिहार्य भूमिका थी। अब वह मा फेयू के प्रति कुछ हद तक आभारी भी महसूस कर रहा था। यदि ये उसके उकसावे के लिए नहीं होता, तो मास्टर मनमुटाव में अकेले बाहर नहीं निकलता और वह झेंझों के लिए बाध्य नहीं होता। जैसे ही डेफू ने इस बारे में सोचा, वह मुस्कुराते हुए रसोई की ओर चला गया। नवंबर में प्रवेश करने के बाद जिंगझोउ शहर में रुक रुक कर बर्फबारी होने लगेगी। दाओहुआ केवल घर पर ही सिमट सकता था। 13वें दिन आकाश असाधारण रूप से साफ था और धूप भी खिली हुई थी। झोउ जिंगवान तुरंत दाओहुआ को खोजने के लिए दौड़ा और उसे एक साथ ग्रामीण इलाकों में घुड़सवारी करने के लिए आमंत्रित किया। यह सोचते हुए कि पिछले महीने में यान येहुआन और यान यल अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ काफी अच्छे हो गए थे, दाओहुआ ने मैडम ली को सूचना दी और उन सभी को आधे दिन की मौज मस्ती के लिए बाहर ले गए। शाम ढलने पर यान येहुआन और यान यल अपने चेहरे पर उत्साह के साथ दूसरे आंगन में लौट आए। अपनी बेटियों के लाल गालों को देखकर मैडम सन ने तुरंत उन्हें चारकोल बेसिन में खींच लिया। बाहर बहुत ठंड है, जल्दी से गर्म हो जाओ, उसने उन्हें अपने कपड़े उतारने में मदद करते हुए कहा। यान यल ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए हंसते हुए कहा, माँ, हम बिल्कुल भी ठंडे नहीं हैं। यान येहुआन भी मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। यान जियुआन पास में बैठा था। यह देखकर कि उनकी बेटियां दिन भर की गतिविधियों से कितनी खुश थीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आज आप सभी ने दाओहुआ के साथ बाहर रहते हुए क्या किया? यान यल ने तुरंत उत्साह से बोलना शुरू किया, बड़ी बहन हमें होंगाजाओ पर सवारी करने दो। इस पर मैडम सन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने यान येहुआन को यह कहते हुए सुना, चिंता मत करो पिताजी और माँ, हम केवल घोड़े की पीठ पर बैठे थे और जियाओलियो घोड़े का नेतृत्व कर रहा था। इस स्पष्टीकरण पर मैडम सन ने राहत की सांस ली। उसकी बेटियां उस लड़की दाओहुआ जितनी मजबूत या बहादुर नहीं थीं। यदि वे गिर गए होते तो वे क्या करते? यान जियुआन ने हंसते हुए कहा, तुम देखो, दाओहुआ जानती है कि वह क्या कर रही है। क्या वह अपनी 2 बहनों को चोट लगने देगी? मैडम सन ने उस पर नजर डाली, मैं बस चिंतित थी, बस इतना ही। फिर यान यल ने इस बारे में बात की कि कैसे घोड़ों की सवारी करने के बाद वे थोड़ी देर के लिए शहर में घूमे और यहाँ तक खाने के लिए एक रेस्तरां में भी गए और सब कुछ बड़े एनिमेशन के साथ बताया। यान जियुआन चुपचाप सुनता रहा और अपनी सबसे छोटी बेटी के बोलने के बाद उसने कहा, दाओहुआ एक उदार लड़की है। आपको भविष्य में उसके करीब आना चाहिए। यान येल ने तुरंत सिर हिलाया, मैंने हमेशा सोचा था कि बड़ी बहन पहले काफी अलग थलग थी, लेकिन उसे जानने के बाद मुझे पता चला कि वह वास्तव में बहुत अच्छी है। मैडम सन ने मुस्कुराते हुए कहा, लोगों के बीच संबंध बातचीत के माध्यम से बनते हैं। यदि आप ली परिवार के युवा साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और अपनी चाची और बड़ी बहन को पर्याप्त सम्मान देते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से पारस्परिकता देंगे।
देखिए, क्या उन्होंने इस दौरान आपको बार बार खेलने के लिए आमंत्रित नहीं किया है? यान येहुआन ने सिर हिलाया। उसने यह भी देखा था कि उनकी बड़ी बहन एक ऐसी व्यक्ति थी जो केवल उन्हीं के साथ अच्छी होगी जो उसके लिए अच्छे होंगे। इससे पहले, उनके परिवार ने केवल उनकी बड़ी बहन को दोषी ठहराया था कि उन्होंने अपने भाई को वांग्यू अकादमी में एक स्थान सुरक्षित करने में मदद नहीं की, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्होंने कभी भी अपनी बड़ी बहन की मदद नहीं की थी। ऐसी अपेक्षाएं और विचार वास्तव में अनुचित थे। मुख्य प्रांगण। जब दाओहुआ ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन के साथ लौटी, तो उसने मैडम ली को एक निमंत्रण देखते हुए देखा। माँ, यह किसका कार्ड है? मैडम ली ने मुस्कुराते हुए तीनों की ओर देखा। यह मास्टर झू के परिवार से है। कुछ दिनों में मैडम झू का जन्मदिन है और हमें जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह सुनकर कि यह मास्टर झू का परिवार है, दाओहुआ ने तुरंत रुचि खो दी। अपनी बेटी की प्रतिक्रिया देखकर मैडम ली को थोड़ी असहायता महसूस हुई। लड़की अभी भी गुस्से में थी। एक पल सोचने के बाद उसने बहनों ली जिक्सुआन से कहा, आप सारा दिन बाहर खेलती रही हैं। अपने आंगन में वापस जाओ और नहा लो। यह देखकर कि मैडम ली को दाओहुआ से कुछ कहना था, ली जिक्सुआन बहनें तुरंत पीछे हट गईं। एक बार जब सभी लोग चले गए, तो दाओहुआ ने असमंजस में पूछा, माँ, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? मैडम ली ने धीरे से बोलने से पहले अपनी बेटी को अपने पास बैठने का इशारा किया। तुम्हारा चचेरा भाई जिक्सुआन इस साल 15 साल का हो गया है। दाओहुआ ने सिर हिलाया, मुझे पता है। मैंने उसके जन्मदिन के लिए एक उपहार भी भेजा था। यह देखकर कि उनकी बेटी उनकी बात समझ नहीं पाई है, मैडम ली को और अधिक स्पष्ट होना पड़ा। एक युवा महिला के वयस्क होने के बाद वह शादी के लिए योग्य होती है। दाओहुआ का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी दोनों चचेरी बहनों को अधिक युवा महिलाओं की सभाओं में ले जाएं। एक, अधिक लोगों से मिलने के लिए और दो, अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए। आखिरकार, आपकी चचेरी बहनें आमतौर पर जिन मंडलियों में जाती हैं, वे सभी व्यापारी परिवार हैं, और उन्हें आधिकारिक परिवारों की सामाजिक व्यस्तताओं का अधिक अनुभव नहीं है। दाओहुआ हमेशा से शादी करने के लिए अनिच्छुक थी। भले ही वह 12 वर्षों तक प्राचीन काल में रही थी और उस युग के नियमों की आदी हो गई थी, फिर भी कुछ अवधारणाएं थी जो उसे अस्वीकार्य लगीं। प्राचीन विवाह रीति रिवाजों में माता पिता के अधिकार और दियासलाई बनाने वाले के शब्दों पर जोर दिया जाता था, जिसमें सामाजिक स्थिति और पारिवारिक हितों के संरेखण को सबसे ऊपर महत्व दिया जाता था, जिसमें शामिल पुरुष और महिला के बीच स्नेह की कोई चिंता नहीं होती थी। कई लोगों ने एक दूसरे का चेहरा देखे बिना ही शादी कर ली। अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक पूर्ण अजनबी के साथ जीने के विचार ने ही दाओहुआ को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। इन प्राचीन समय में, जो परिवार अपने बच्चों के प्रति थोड़े उदार होते थे, वे अधिक से अधिक भावी दूल्हे और दुल्हन को मंगनी की प्रक्रिया के दौरान मिलने की अनुमति देते थे। साझा मूल्यों, स्वभाव और आपसी समझ के लिए दाओहुआ की इच्छा एक दिन की कल्पना से कम नहीं थी। इसके अलावा, उसके पास बोलने के लिए कोई बलिदान की भावना नहीं थी। एक तथाकथित पति की खातिर रखैलियों का प्रबंधन करना और नाजायज बच्चों को शिक्षित करना उसके लिए सवाल से बाहर था। सास बहू के अपरिहार्य रिश्ते का तो जिक्र ही नहीं। क्या उसके जैसा कोई अच्छा वैवाहिक जीवन जी सकता है? उसकी 15 वर्षीय चचेरी बहन सिस्टर जिक्सुआन ने पहले ही मंगनी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दाओहुआ स्वयं इस वर्ष 12 वर्ष की थी। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि 3 साल में उसे भी वैसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा? आधुनिक दुनिया में विवाह एक विकल्प था। लोग देर से विवाह करने, अपना साथी चुनने या अकेले रहने का निर्णय ले सकते थे। लेकिन इन प्राचीन समय में, अगर वो यह कहने की हिम्मत करती कि वह शादी नहीं करना चाहती है, तो यहाँ तक उसकी दादी भी, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, कड़े विरोध में उतर आती थी। दाओहुआ को बेचैनी महसूस होने लगी, उसका भावी जीवन अस्पष्ट और अस्थिर लगने लगा। वह समझौता नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि रास्ता कहाँ है। इस बीच मैडम ली बड़बड़ाती रहीं। अचानक उसकी नजर उस पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी बेटी दिवास्वप्न देख रही है,
और वह कुछ असहाय महसूस करने लगी। क्या तुम भी अपनी माँ की बात सुन रहे हो? दाओहुआ ने अपना सिर घुमाया और कुछ खाली स्वर में सिर हिलाया। यह देखकर मैडम ली को सिरदर्द महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि जब भी शादी का जिक्र होता था तो उनकी बेटी अन्य युवा लड़कियों के विपरीत अलग थलग और अलग थलग लगती थी, जो या तो शर्म से टाल जाती थी या भविष्य के लिए आकांक्षाएं प्रदर्शित करती थीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी को इससे कहीं ज्यादा डर लग रहा था। अफसोस, उसकी बेटी अभी छोटी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया वे इसके बारे में और अधिक बात कर सकते थे। इस समय दाओहुआ ने पूछा, माँ, क्या चचेरी बहन जिक्सुआन अगले साल शादी कर रही है? मैडम ली मुस्कुराई। इतनी जल्दी नहीं। आपके दूसरे चाचा और चाची अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अकेले मंगनी की प्रक्रिया में काफी समय लगने की उम्मीद है और एक परिवार में बसने के बाद शादी की 6 रस्में पूरी होनी बाकी हैं। उसे अपना घर छोड़ने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। दाओहुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हुई। हमें दूसरे चाचा और चाची को वास्तव में उम्मीदवार की सावधानीपूर्वक जांच करने देना चाहिए। उन्हें गलत चुनाव नहीं करना चाहिए। प्राचीन काल में एक महिला के लिए विवाह पुनर्जन्म के समान था। यदि पति दयालु था तो जीवन सहज और सुखद हो सकता था, लेकिन यदि वह दयालु नहीं था तो यह कहा जा सकता था कि उसे नरक का जीवन सहना पड़ेगा। हालांकि इस युग में तलाक संभव था, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल थी। और अगर तलाक सफलतापूर्वक प्राप्त हो भी गया तो महिला की प्रतिष्ठा खराब होगी, जिससे उसके लिए पुनर्विवाह करना मुश्किल हो जाएगा और संभावित रूप से उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अपनी बेटी का चिंतित चेहरा देखकर मैडम ली मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। तुम्हारे दूसरे चाचा की चतुराई से क्या तुम्हें, छोटी लड़की, चिंता करने की कोई जरूरत है? दाओहुआ ने आह भरी। उसके दूसरे चाचा चतुर हो सकते हैं, लेकिन जब चरित्र का मूल्यांकन करने की बात आती है तो ऐसे मामलों की गारंटी कौन दे सकता है? एक विराम के बाद दाओहुआ ने फिर से बात की। मैंने पहले अपने 2 चचेरे भाइयों को हमारे घर आने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चाची और दूसरी चाची दोनों सहमत नहीं थीं। उन्होंने इस बार मेरे चचेरे भाइयों को कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने देने पर सहमति व्यक्त की क्योंकि चचेरी बहन जिक्सुआन की मंगनी होने वाली है ना? मैडम ली ने सिर हिलाया। तुम्हारे सबसे बड़े चाचा और दूसरे चाचा मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। इस बार वे चाहते थे कि तुम्हारी चचेरी बहन जिक्सुआन शादी से पहले आराम करे और आनंद ले, क्योंकि उसके बाद उसे वैसी आजादी नहीं मिलेगी। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, मेरी 2 बहनों को सभा में लाना, क्या विभिन्न मैडमों को उन्हें देखने देना है? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया। आपके दूसरे चाचा और अन्य लोगों में अभी भी आत्म जागरूकता है, यह जानते हुए कि आधिकारिक कुलीन परिवार व्यापारियों को हेय दृष्टि से देखते हैं। सभाओं में भाग लेने का मतलब केवल आपकी 2 बहनों को दुनिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है, ताकि जब वे आधिकारिक परिवारों की महिलाओं से मिलें तो वे मंच पर डरे नहीं या हंसी का पात्र न बने। दाओहुआ ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। हालांकि मैं अभी भी झू परिवार में नहीं जा रहा हूँ। मेरे पास वास्तव में झू शियोयुन से कहने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी साल का अंत करीब आ रहा है और बहुत सारी सभाएं होंगी, इसलिए मैं दोनों बहनों को बाहर ले जाऊंगा। मैडम ली ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। उनके लिए झू परिवार के संबंध में केवल दिखावे को बनाए रखना ही पर्याप्त था। वास्तव में उनकी बेटी को अन्याय महसूस कराने की कोई जरूरत नहीं थी। जब से उसे मैडम ली के निर्देश प्राप्त हुए, तब से दाओहुआ साल के अंत में होने वाली लगभग हर सभा में अपनी 2 बहनों को अन्य युवा बहनों के साथ ले जाती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे वास्तव में क्या सोचते थे, बाहरी तौर पर हर कोई सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलजुल कर रहता था। भले ही उन्हें कभी कभी कुछ खट्टी टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था, ली जिक्सुआन और ली जिक्सन इसे सहजता से लेने में सक्षम थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि आधिकारिक परिवारों और कुलीन परिवारों की इन महिलाओं से वास्तव में दोस्ती करना बहुत मुश्किल था। दाओहुआ ने ली बहनों के सामाजिक संबंधों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। लोगों को उनसे मिलवाने के बाद वह अक्सर उन्हें अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से घूमने देती थी।
चाहे उन्हें दूसरों ने तिरस्कृत किया हो या उनका उपहास किया हो, इन अनुभवों का होना कोई बुरी बात नहीं है। यह केवल मजबूत आंतरिक शक्ति के साथ ही है कि कोई व्यक्ति जीवन में आने वाली हर चीज से आत्मविश्वास से निपट सकता है। झू जिंगवान ने दाओहुआ को मंडप में अकेले बैठे चाय पीते हुए देखा, मुस्कुराते हुए अंदर चला गया। ली बहनों को बगीचे में अन्य युवा महिलाओं के साथ बातें करते और हंसते हुए देखा, और हंसे। आप बल्कि कठोर दिल हैं, इस बात से नहीं डरते कि आपकी बहनों को धमकाया जा सकता है। दाओहुआ मंद मंद मुस्कुराया, आपका परिवार भोज की मेजबानी कर रहा है, और जो लोग उपस्थित हैं वे कुलीन परिवारों से हैं। ये परिवार प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे अपने बच्चों के पालन पोषण को लेकर भी सख्त हैं। इतना कहकर उसने बगीचे में लड़कियों की ओर देखा। भले ही उन लड़कियों के अपने विचार हों, वे उन्हें अपने चेहरे पर नहीं दिखाएंगी। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि दोनों बहनें मेरे परिवार की रिश्तेदार हैं, वे उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। झू जिंगवान ने तुरंत हंसते हुए कहा, आप चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इसके अलावा अब जिंगझोउ शहर में हर कुलीन परिवार को आपके पिता को कोई चेहरा देना होगा। हर कोई जानता था कि अगले साल की शुरुआत में लॉर्ड यान अपने काम पर रिपोर्ट करने के लिए राजधानी जा रहे थे। इस समय कौन यान परिवार को चेहरा नहीं देगा। वैसे मेरे भाई ने वापस लिखा। उन्होंने कहा कि 12वें चंद्र माह की 17वीं तारीख को अकादमी में छुट्टी रहेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आपके द्वारा भेजा गया लाबा दलिया स्वादिष्ट था, बस यह बहुत कम मात्रा में था, जिससे भाई सू ने आपके पक्षपात के बारे में शिकायत की। दाओहुआ हैरान था, किस बात पर पक्षपात? झू जिंगवान ने कहा, जाहिर तौर पर आप लिटिल प्रिंस के प्रति पक्षपाती हैं। मेरे भाई और अन्य लोगों को केवल एक कटोरी लाबा दलिया मिला, जबकि लिटिल प्रिंस को अपने लिए पूरा प्याला मिला। उन्हें स्वाभाविक रूप से लगता है कि यह अनुचित है। दाओहुआ के पास शब्द नहीं थे, यह सिर्फ कुछ भोजन है, सभी वयस्क हैं, और वे अभी भी चीजों पर झगड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों में इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। झू जिंगवान ने भी ऐसा ही महसूस किया, यह सच है। हम लड़कियों के लिए भोजन और कपड़ों को लेकर झगड़ना एक बात है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा करना थोड़ा तुच्छ लगता है। दाओहुआ पूरी तरह से सहमत था, क्या यह सच नहीं है? यहाँ तक भाई सू भी, वह हमेशा जियो येयांग के साथ तुलना करना पसंद करते हैं। जियो येयांग के साथ मेरा रिश्ता दूसरों की तुलना में बेहतर है, उन्हें थोड़ा और दे रही हूँ, इसमें गलत क्या है? निकट और अधिक दूर के रिश्ते किसके नहीं हैं? झू जिंगवान ने सोचा कि यह कथन बिल्कुल सही है। वह भी अपने भाई को चीजें भेजती थी, साथ में दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ ले जाती थी, लेकिन वह अनिवार्य रूप से भाई यान को अधिक देती थी, क्योंकि भाई यान उसके साथ दूसरों की तुलना में बेहतर व्यवहार करता था। क्या यह अपेक्षित नहीं था? जैसे ही 12वें चंद्र माह की 17वीं तारीख को अकादमी छुट्टी के लिए बंद हुई, तीनों यान वेंशियो भाई घर लौट आए। इस साल महामारी ने उनके परिवार के बड़े सदस्यों को बहुत चिंतित कर दिया था, इसलिए उन्हें घर पर उनके साथ अधिक समय बिताने की जरूरत थी। 20 दिसंबर को यान वेनकाई का 15वां जन्मदिन था। इस दिन जियो येयांग डोंग युवानक्सुआन और सू हुंगक्सिन के साथ पहुंचे। ली झिंगनियन भी आए, सबसे पहले अपने भतीजे का जन्मदिन मनाने के लिए और दूसरा ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को घर ले जाने के लिए। नए साल के करीब आने के साथ दो युवतियों के लिए यान परिवार के घर में अनिश्चित काल तक रहना उचित नहीं था। आप मुझे फिर से जमीन देना चाहते हैं? यान परिवार के बगीचे में दाओहुआ ने उस दस्तावेज को देखा जो जियो येयांग ने उसे दिया था, इनकार भरे चेहरे के साथ, बाहें फैलाए हुए। इसे छोड़ो, इस बार क्या कारण है? जियो येयांग के पास शब्द नहीं थे। मिस यान, क्या आप बोलने से कम यह नहीं देख सकती कि यह क्या है? दाओहुआ अचंभित रह गया, उसने संकोचपूर्वक कहा, यह जमीन का दस्तावेज नहीं है। जैसे ही उसने बात की, वह देखने के लिए डीड के पास पहुंच गई। इसे पढ़ने के बाद वह कुछ अवाक सी दिखी। गृह विलेख और भूमि विलेख के बीच क्या अंतर है? पिछली बार आपने मुझे अनाज के बीज के कारण जमीन दी थी, जो समझ में आता था, लेकिन बिना किसी कारण के आप मुझे घर क्यों देंगे?
और यह सिर्फ कोई घर नहीं है, यह एक तिहरा प्रांगण है, और यह बीजिंग में है। जियो येयांग इतना निराश था कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इतनी अनिच्छा से उपहार मिलना उनके लिए अनोखा अनुभव था। उन्होंने कई गहरी सांसें ली। क्या आपके पिता को बीजिंग में अपना पद नहीं लेना चाहिए? वह कहाँ रहेंगे? दाओहुआ चुप हो गया। उसने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था। ठीक है, बीजिंग इतना बड़ा है, वहाँ रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, है ना? एक सराय, या सबसे खराब स्थिति में, वहाँ मेरी चाची का घर है। जियो येयांग, चाहे वह किसी सराय में रहना हो या किसी रिश्तेदार के घर पर, यह हमेशा असुविधाजनक होता है। अपने घर में रहना बेहतर है। दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपका घर नहीं ले सकता। ऐसा कहते हुए उसने घर का दस्तावेज जियो येयांग के हाथों में वापस सौंप दिया। काम को अपने हाथों में वापस देखकर जियो येयांग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उस पल में दाओहुआ ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिकाकर विचार करना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास एक बात है। मेरे सबसे बड़े भाई को वास्तव में भविष्य में अपनी परीक्षाओं के लिए बीजिंग आने की आवश्यकता होगी, और यहाँ एक घर का मालिक होना निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक होगा। उस स्थिति में मैं बाद में अपनी माँ से इस पर चर्चा करूंगा और उन्हें बीजिंग में एक घर खरीदने के लिए कहूंगा। चूंकि मेरे पिता वहां जा रहे हैं, इसलिए वह भी देख सकते हैं। जियो येयांग, आप बीजिंग से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, आप एक अच्छा घर कैसे खरीद सकते हैं? अगर आप एक घर ढूंढ भी लेते हैं, तो मुझे यकीन है कि यह बाहरी इलाके के करीब होगा। क्या मैं जो घर दे रहा हूँ उसे लेना अधिक सुविधाजनक नहीं होगा? जैसे ही उसने बात की, उसने दस्तावेज दाओहुआ के हाथों में वापस सौंप दिया। उसे फिर से मना करते देख उसने कहा, अगर यह वास्तव में तुम्हें परेशान करता है, तो मान लो कि मैंने इसे तुम्हें बेच दिया है, ठीक है? इस बार दाओहुआ पहले की तरह प्रतिरोधी नहीं था। उसने जियो येयांग की ओर देखा और पूछा, कितनी चांदी? जियो येयांग इस सवाल से कुछ हद तक घबरा गया। इन मामलों के बारे में अनिश्चित होने पर उसने अपने पीछे खड़े डेफू पर नजर डाली। डेफू को दो इशारा करते हुए देखकर उसे अचानक पता चला कि उसे क्या कहना है। उसने सोचा कि दाओहुआ एक कंजूस है। उसने कहा, 2000 टन। यह सुनकर डेफू ने लगभग घुटने टेक दिए। उनका मतलब 20,000 टेल्स था, 2000 नहीं। जिस घर को उनका मालिक दे रहा था वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्थान प्रमुख था। आजकल अगर कोई और ऐसा घर खरीदना चाहता है, तो इसकी कीमत कम से कम 30,000 टन होगी, और ऐसा तभी होगा जब आप सही लोगों को जानते हों। उसने सोचा कि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते के कारण कीमत में 10,000 की कटौती करना पहले से ही एक एहसान है। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मालिक इतना निर्दयी होगा और केवल हिमशैल के सिरे तक ही सीमित रहेगा। यह बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी। 2000 टन काफी सस्ता है। दाओहुआ आवास की कीमतों से बहुत परिचित नहीं थी, लेकिन यह देखते हुए कि 2000 टन से अधिक चांदी एक मध्यम आकार की संपत्ति खरीद सकती है, उसने मान लिया कि इसे एक ट्रिपल आंगन भी मिल सकता है। दाओहुआ ने जियो येयांग की ओर देखा। क्या आप मुझे छूट दे रहे हैं? काफी समय तक दाओहुआ के साथ बातचीत करने के बाद जियो येयांग को पता था कि छूट से उसका क्या मतलब है। उन्होंने सिर हिलाया। हमारे रिश्ते के साथ मैं आपको छूट कैसे नहीं दे सकता? निश्चिंत रहें, मैंने आपको बहुत अधिक लाभ नहीं होने दिया। यह सुनकर डेफू ने अपनी आंखें पीछे घुमाई और मन ही मन सोचा, हे। वो अब अपने स्वामी पर टिप्पणी करने में भी आलसी हो गया था। संतुष्ट मुस्कान के साथ दाओहुआ ने कहा, ठीक है, फिर यहीं मेरे लिए रुको। मैं जाकर अपनी माँ से चांदी मांगूंगा। इसके साथ ही वह खुशी खुशी घर का दस्तावेज हाथ में लेकर मुख्य आंगन की ओर दौड़ पड़ी। यह देखकर जियो येयांग ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह घर दान में देने में कामयाब हो गया। उस पल में डेफू ने धीरे से कहा, मास्टर, उस घर की कीमत 30,000 टन चांदी से अधिक है। जियो येयांग ने लापरवाही से डेफू के सिर पर झटका मारा। इसे अपने पास रखो, दाओहुआ को इसे सुनने मत दो। डेफू ने खुद को रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अंततः ऐसा नहीं कर सका।
यह नौकर सोचता है कि मिस यान को बताने में कोई हर्ज नहीं है ना? जियो ये यांग, क्या आपको लगता है कि दाओहुआ एक घर पर 20 या 30 हजार टन चांदी खर्च करेगा? डी फू चुप हो गया। मिस यान के धन प्रेमी स्वभाव को देखते हुए यह काफी असंभावित लग रहा था। जियो ये यांग इसके बारे में बहुत दार्शनिक थे। इसके बारे में सोचो, वह निवास मूल रूप से दाओहुआ के लिए एक उपहार था। अब वो हमें 2000 टन चांदी भी दे रही है। जब आप इसे इस तरह से देखेंगे तो हमने लाभ कमाया है। डी फू ने हतप्रभ होकर सुना। क्या उन्होंने सचमुच लाभ कमाया था? सही तौर पर यह उचित लगता है, लेकिन यह इतना अजीब क्यों लगा? 2000 टेल्स। जब मैडम ली ने सुना कि बीजिंग में 3 खंडों वाले आवास में केवल 2000 टन चांदी है, तो वह दंग रह गईं। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कीमत निश्चित रूप से 2000 टन से अधिक है। मुझे लगता है कि यह कम से कम 3 से 4000 टन होना चाहिए। हालांकि यह जियो येयांग की दयालुता है और हमें उसकी भावनाओं को खारिज नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा है? मैडम ली को अब भी लगा कि राशि थोड़ी कम है, लेकिन चूंकि वह कभी बीजिंग नहीं गई थी और उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए संपत्ति के दस्तावेज के पते में उपनगर के लिए अक्षर देखकर उन्हें लगा कि निवास किसी दूरस्थ स्थान पर है। अगर यह उपनगरों में है, तो यह थोड़ा सस्ता हो सकता है। 79 साल की उम्र में भी मर्दाना ताकत 10 गुना कैसे बनी? अगर सोने से पहले 1 किलो वजन, तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। इस विचार के साथ उसने पिंक टोन को चांदी का नोट लाने का इशारा किया। जल्द ही दाओहुआ 2000 टन चांदी का नोट और एक छोटी कढ़ाई वाली थैली लेकर फिर से बगीचे के मंडप में पहुंचा। यह क्या है? जियो येयांग ने डी फू को चांदी के नोट को दूर रखने के लिए कहा, जबकि उसका ध्यान दाओहुआ के हाथ में कढ़ाई वाली थैली पर था। दाओहुआ ने जियो येयांग की कलाई पर चोट के निशान को देखा, तेजी से थैली से एक गोल डिब्बा निकाला, उसे खोला और तुरंत दवा की खुशबू बाहर आ गई। यह रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने वाला एक मरहम है। जब आप मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेते हैं, तो चोट लगना अपरिहार्य है। इसे लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाएंगे, उन्होंने बताया। जियो येयांग ने दवा का डिब्बा उठाया, उसे सूंघा और फिर मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। धन्यवाद। दाओहुआ ने अपनी कलाई पर ध्यान केंद्रित किया, अभी इसे आजमाएं। जियो येयांग रुका और दाओहुआ की नजरों का पीछा करते हुए महसूस किया कि उसकी चोटिल कलाई दिखाई दे रही है। उसने अपनी आस्तीन खींची, कहने ही वाला था कि वापस आने पर वह इसे लगाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक विचार आया और दवा का डिब्बा पकड़कर उसने दाओहुआ की ओर देखा। मैं इसे सिर्फ एक हाथ से अच्छी तरह से नहीं लगा सकता। क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? दाओहुआ ऐसे आलसी व्यक्ति का साथ नहीं देगा, जो उम्मीद करता हो कि सब कुछ उसे सौंप दिया जाएगा। उसने अपना हाथ उठाया और प्रदर्शित किया, यह आपकी बांह पर है, इसे लगाना आसान है, ठीक है? जियो येयांग का चेहरा क्षण भर के लिए कठोर हो गया। उस समय डी फू अपने मालिक को शर्मिंदगी से बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। माय लॉर्ड, मुझे अनुमति दें, उसने कहा, और धीरे से जियो येयांग की आस्तीन ऊपर कर दी। तुम्हें किसने मारा? जियो येयांग की बांह पर चोट के निशान देखकर दाओहुआ तुरंत उसके करीब आया। डी फू, जो हमेशा चौकस नौकर रहता था, जल्दी से पीछे हट गया, यहाँ तक कि चतुराई से दवा का डिब्बा दाओहुआ के हाथ में रख दिया, भले ही उसका मरहम लगाने में मदद करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जियो येयांग बेपरवाह लग रहा था, यह मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का हिस्सा है, चोट लगना। ओह, बाहर थोड़ी ठंड है, आपको इसे जल्दी से लागू करना चाहिए। दाओहुआ ने अपने हाथ में दवा के डिब्बे को देखा और त्यागपत्र देते हुए मरहम लगाना शुरू करने के लिए जियो येयांग के बगल में बैठ गई। दाओहुआ को इतने करीब से देखकर जियो येयांग की सांसें अनायास ही धीमी हो गईं। जैसे ही ठंडी अनुभूति उसकी बाह में फैली, उसे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी। बहुत कठिन प्रशिक्षण मत लो, दाओहुआ ने मरहम लगाते हुए धीरे से कहा। आप अभी भी बढ़ रहे हैं, अत्यधिक प्रशिक्षण से अपना स्वास्थ्य बर्बाद न करें। आपकी देखभाल के लिए आसपास किसी बुजुर्ग का न होना अच्छा नहीं है,
तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दी फू और अन्य लोग भी आपको बहुत अधिक रोकने की हिम्मत नहीं करते हैं। आपको इसे सहजता से लेना होगा, जो चाहे वो न करें, उसने आगे कहा। सबसे पहले जियो येयांग ने ध्यान से सुना, लेकिन धीरे धीरे दाओहुआ के बड़ों जैसे स्वर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रही थी? मैं अंतरयान वेनकाई के जन्मदिन के अगले दिन जियो येयांग और डोंग युवानक्सुआन, सु होंगक्सिन और अन्य जाने वाले थे, और ली झिंगनियन भी ली बहनों ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को इस दिन प्रांतीय राजधानी में वापस ले जा रहे थे। ऐसा हुआ कि वे रास्ते का कुछ हिस्सा एक साथ यात्रा कर सकते थे। गोदी में ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन दाओहुआ का हाथ पकड़े हुए थे, उनके चेहरे अनिच्छा से भरे हुए थे। मैं सचमुच इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता। दाओहुआ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम जाओ। अगर मुझे पता होता, तो तुम्हें सचमुच मेरे साथ खेलने के लिए जल्दी आना चाहिए था। उसने मैडम ली से पहले ही सुन लिया था कि उसकी बड़ी चाची और दूसरी चाची ने सिस्टर जिक्सुआन के लिए एक उपयुक्त लड़का ढूंढ लिया है, और नए साल के बाद वे शादी की व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले सिस्टर जिक्सुआन के देखने का इंतजार कर रही थीं। भविष्य में उन्हें एक साथ खेलने के अधिक अवसर नहीं मिलेंगे। दूसरी ओर यान वेनशियु, यान वेनकाई और यान वेनताओ भी जियो येयांग और अन्य को अलविदा कह रहे थे। जियो येयांग ने जाने से पहले दाओहुआ से कुछ शब्द कहने का इरादा किया था, लेकिन यह देखकर कि जहाज पर चढ़ने का समय लगभग हो गया था और ली बहनें अभी भी दाओहुआ से चिपकी हुई थीं, वो बेहद निराश हो गया। दाओहुआ को भी आने और अलविदा या कुछ भी कहने की पहल न करने के लिए दोषी ठहराया गया था। अंततः जब तक जहाज रवाना नहीं हुआ, जियो येयांग को कभी भी दाओहुआ से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। डोंग युवानक्सुआन और अन्य लोगों को अपने पीछे हंसते और बात करते हुए देखकर जियो येयांग को अचानक ये लोग कुछ परेशान करने वाले लगे। उनके बिना वह दाओहुआ के साथ कुछ और बात कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में अपने साथ कम लोगों को लाना चाहिए। जैसे ही उसने अपने आप से यह कहा, सु होंगक्सिन उसके पास आया और हैरान होकर बोला, छोटे राजकुमार, तुमने अभी क्या कहा? जियो येयांग ने उस पर नजर डाली। मैंने कहा कि यहाँ का दृश्य वास्तव में बहुत अच्छा है। सु होंगक्सिन ने असमंजस में अपना सिर खुजलाते हुए दाएं बाएं देखा। इसमें अच्छा क्या है? उसने कोई परिवर्तन नहीं देखा था। इतनी सारी यात्राओं के बाद भी उसे सब कुछ वैसा ही लग रहा था। जल्द ही उसने इस बारे में चिंता करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, वह साथी यान वेनकाई, वो कहता था कि वो मेरी बहन द्वारा बनाई गई कोई भी चीज नहीं खाएगा, लेकिन अब उसे देखो, उसके शब्दों को खा रहा है। शियू द्वारा बनाए गए रुई केक उसने सबसे ज्यादा खाया। डोंग युवानक्सुआन ने हंसते हुए कहा, वह आदमी पेटू है, वो खाने योग्य कुछ भी खा सकता है। सु होंगक्सिन ने हठपूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि मेरी बहन का खाना स्वादिष्ट है। अचानक एक तेज हवा चली। सूंघो, सूंघो। सु होंगक्सिन की नाक कई बार हिली। वो खुशबू क्या है? धूप कौन जला रहा है? डोंग युवानक्सुआन ने भी ध्यान से सूंघा। यह धूप नहीं है, यह दवा की गंध है। दूसरी ओर जियो येयांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बगीचे के मंडप में दाओहुआ द्वारा उसे दवा लगाने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई, और वह अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डोंग युवानक्सुआन ने देखा कि जियो येयांग ने अपनी आस्तीन कस ली है, और उसकी आंखें चमक उठीं। कल छोटा राजकुमार फिर से अकेला निकल गया था, जाहिरा तौर पर काफी देर तक मिस यान के साथ मंडप में बैठने के लिए। इस बीच केबिन में ली झिंगनियन भी ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन के साथ बात कर रहे थे। ली झिंगनियन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने अपनी मौसी के घर पर आनंद लिया? ली जिक्सिन ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, यह मजेदार था। आमतौर पर हम न केवल अपने चचेरे भाई के साथ कक्षाओं में भाग लेते थे, बल्कि उसके साथ कई भोजों में भी शामिल होते थे और गार्डन एस्टेट का दौरा भी करते थे। ली झिंगनियन, तो क्या आपका ध्यान केवल खेलने पर था? क्या आपने मास्टर शेन से उचित शिष्टाचार सीखा? दोनों बहनों को अपनी चाची की देखरेख में रखने का मुख्य कारण उन्हें उचित शिष्टाचार सिखाना था। आधिकारिक और कुलीन परिवारों की तुलना में
एक व्यापारी के नियमों और शिष्टाचार में दुर्भाग्य से कमी थी। इस बार ली जिक्सुआन प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति थे। बेटी माँ, पिता और चाचा चाची के इरादों को समझती है। मैंने और मेरी बहन ने ईमानदारी से शिष्टाचार और शिष्टाचार का अध्ययन किया है। ली झिंगनियन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, यह सुनकर अच्छा लगा। शिष्टाचार और शिष्टाचार के बारे में अधिक सीखना कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अत्यधिक विनम्र होना आपत्तिजनक नहीं है। हमारे पक्ष में कारण होने पर हम जहां भी जाते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ली जिक्सुआन ने सिर हिलाया। अपनी मौसी के घर पर इस छोटे से प्रवास के दौरान उसने वास्तव में बहुत सी चीजें सीखी, जिनमें से कई का उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। उदाहरण के लिए भोजों को लें, व्यापारियों की बेटियां एक साथ एकत्रित होती थीं, बातचीत कपड़ों और गहनों, खाने पीने और मौज मस्ती के इर्द गिर्द घूमती थी, हमेशा प्रदर्शन और तुलना करती थी। हालांकि आधिकारिक परिवारों की बेटियां भी ऐसा कर सकती हैं, वे अधिक संयमित थीं, चाहे वे अंदर से कुछ भी सोचें, वे हमेशा दिखावा बनाए रखने में कामयाब रहीं और बड़ी तस्वीर और समग्र स्थिति के लिए अधिक विचार दिखाते हुए कोई दृश्य नहीं बनाती। यह सोचकर कि घर लौटने पर उसकी सगाई तय हो जाएगी, ली जिक्सुआन को कुछ घबराहट महसूस हुई। देख से हार्दिक हंसी सुनकर वह खड़ी होने और बाहर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। कुलीन छोटे राजकुमार डोंग युवानिक्सुआन को एक विद्वतापूर्ण मुस्कान के साथ और स्पष्टवादी और प्रत्यक्ष सु होंगक्सिन को देखकर ली जिक्सुआन की विशेषताओं में उदासी का एक निशान दिखाई दिया। कौन सी लड़की वसंत की भावना नहीं रखती? एक समय था जब उसके सपनों का राजकुमार भी ऐसा दिखता था, फिर भी ऐसे खूबसूरत युवक उसकी पहुंच से बाहर थे, केवल इसलिए कि वह एक व्यापारी की बेटी थी। पहले, क्योंकि उसने इसका सामना नहीं किया था, उसे सामाजिक स्थिति में असमानताओं का कोई मजबूत एहसास नहीं था, लेकिन अपने चचेरे भाई के साथ लिटिल प्रिंस जैसे लोगों से मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि व्यापारियों और प्रतिष्ठित कुलीन परिवारों के बीच की खाई ऐसी थी जिसे पाटना संभव नहीं था। हैसियत में इतना बड़ा अंतर, साथ न आना नियति थी। इन विचारों के साथ ली जिक्सुआन की नजर तुरंत जियो येयांग पर पड़ी। छोटा राजकुमार और चचेरा भाई। उसे उम्मीद थी कि यह वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, अन्यथा उसके चचेरे भाई का दिल शायद टूट जाता। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था, छोटे राजकुमार की स्थिति बहुत ऊंची थी। भले ही उसके चाचा एक शाही दूत थे, लेकिन स्थिति में अंतर अभी भी बहुत बड़ा था, जब तक कि उसका चचेरा भाई उपपत्नी बनने के लिए तैयार न हो। लेकिन अपने चचेरे भाई के स्वभाव को जानते हुए वह संभवतः इसके लिए कैसे सहमत हो सकती थी। सौभाग्य से उसके चचेरे भाई के मन में फिलहाल लिटिल प्रिंस के लिए कोई विशेष भावना नहीं थी, और उसे उम्मीद थी कि यह इसी तरह बना रहेगा। यान निवास। ली बहनों के चले जाने के बाद दाओहुआ ने अपने आप को सीमित रखा। अब वह सभाओं में भाग नहीं ले रही थी या खरीदारी के लिए बाहर नहीं जा रही थी। वह बस हिसाब किताब का काम निपटाने के लिए आंगन में छुपी रहती थी। यान यल इसके लिए कुछ हद तक अभ्यस्त थी। जब ली बहनें यहाँ थी तो यह बेहतर था। इस तरह हम अभी भी समय समय पर बाहर जा सकते थे और मौज मस्ती कर सकते थे। मुख्य प्रांगण। चूंकि यान झिगाओ को नए साल के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए बीजिंग जाना था, इसलिए मैडम ली को पहले से तैयारी शुरू करनी पड़ी। माँ, आप आधे महीने से पैकिंग कर रही हैं, फिर भी आप व्यस्त क्यों हैं? दाओहुआ ने पूछा कि उसने मैडम ली को बिना थके इधर उधर घूमते हुए कब देखा। मैडम ली ने काम करना बंद नहीं किया। तुम्हारे पिता को इस बार बीजिंग में कुछ सहकर्मियों से मिलना होगा, इसलिए माँ को सभी आवश्यक चीजें तैयार करनी होंगी। हम उन्हें बदनाम नहीं होने दे सकते। दाओहुआ ने सिर हिलाया। हाँ हाँ माँ, आप सही हैं। ओह, और बीजिंग में हमारे घर की सफाई के लिए पहले से ही किसी को भेजना न भूलें। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ पर तिरछी नजर डाली। क्या आपको लगता है कि आपकी माँ को याद दिलाने की जरूरत है? कुछ दिन पहले जब हमने आपकी चाची को नए साल का उपहार भेजा था, तो मैंने घर की सफाई के लिए किसी को वहां भेजा था। इस तरह जब आपके पिता आते हैं, तो वह सीधे अंदर आ सकते हैं। दाओहुआ ने खुश होकर कहा।
माँ हर चीज के बारे में सोचती है। मैडम ली अपनी बेटी की हरकतों से निपटने में बहुत आलसी थीं और उन्होंने आगे कहा, इस बार आपका बड़ा भाई भी आपके पिता के साथ दुनिया देखने के लिए बीजिंग जाएगा। दाओ हुआ कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। क्या यह आवश्यक है? मैडम ली, बेशक, यह आवश्यक है। आपका भाई कुछ वर्षों तक विद्वान रहा है और उसने 3 वर्षों तक वांग्यू अकादमी में अध्ययन किया है। उसकी शिक्षा काफी ठोस है, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी है। उसे और अधिक देखने देना केवल फायदेमंद है और हानिकारक नहीं है। विचार करने के बाद दाओहुआ ने अपने पिछले जीवन में देखे गए उपन्यासों और नाटकों के दृश्यों को याद करते हुए याद दिलाया। फिर, माँ, सुनिश्चित करें कि कोई बड़े भाई पर नजर रखे ताकि वह पत्नी को वापस न लाए। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर देखा। क्या आप अपने बड़े भाई के बारे में इस तरह बात करते हैं? मिस झो आ गई है। झो जिंगवान को देखकर दाओहुआ मंडप के अंदर की नौकरानियां और आयाएं तुरंत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उनके सम्मान में आईं। झो जिंगवान ने सिर हिलाया, आपकी युवा मिस कहाँ है? लिक्सिया हंसी, युवा मिस अभी भी बिस्तर पर आराम कर रही है। झो जिंगवान ने अपना सिर हिलाया, वह आलसी लड़की, मुझे जाते हुए देखो और उसे जगाओ। इतना कहकर वह कमरे में दाखिल हुई और सीधे बेडरूम की ओर चली गई। दाओहुआ को थोड़े से मार्टिन फर में हेडबोर्ड के सामने झुकते हुए आलस से कहानी की किताब पलटते हुए देखकर झू जिंगवान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब से सिस्टर ली गई है, तुम और अधिक आलसी हो गए हो। लगभग दोपहर हो गई है और तुम अभी भी बिस्तर से नहीं उठे हो। दाओहुआ उसे देखकर बैठा नहीं, बल्कि कहानी की किताब नीचे रख दी, बिस्तर के किनारे को थपथपाया, झू जिंगवान को बैठने के लिए इशारा किया और फिर मुस्कुराया। कल नए साल की शाम है और तुम समय के साथ मेरे घर चलने के लिए यहाँ हो। झू जिंगवान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या अब तुम मेरी कंपनी से घृणा करते हो? दाओहुआ ने कहानी की किताब उठाए और हंसते हुए अपना मुंह ढक लिया। मिस झो अपनी उपस्थिति से हमें गौरवान्वित करती है, मेरे विनम्र निवास को रोशन करती है। यह सुनकर झो जिंगवान अंततः मुस्कुराई, फिर खुद ही अपने जूते उतार दिए और बिस्तर पर बैठ गई। यह देखकर दाओहुआ ने उसे एक हल्का मुक्का मारा, फिर तेजी से बिस्तर में और आगे खिसकते हुए कहा, तुम अभी बाहर से आए हो, तुम्हारा शरीर अभी भी ठंडा है। तुम मेरी रजाई में नहीं चढ़ सकते। झू जिंगवान ने उसकी ओर आंखें घुमाई, कौन तुम्हारी रजाई में चढ़ने वाला है? बोलने के बाद वह भी दाओहुआ की तरह बोल्ट के सामने झुक गई। दोबारा लेटने से पहले दाओहुआ ने किसी को झू जिंगवान के लिए कंबल लाने के लिए कहा था। क्या मेरे पिता फिर से आपके घर आए थे? झू जिंगवान ने सिर हिलाया। दाओहुआ ने कहा, आपके दादाजी झू ने इस दौरान बहुत मदद की है। बीजिंग में उनकी आगामी सेवा की प्रत्याशा में मेरे पालक पिता ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हाल के दिनों में जब भी वह खाली होते थे, वे झोउ परिवार में दादाजी झोउ से मिलने जाते थे और उन्हें बीजिंग में विभिन्न परिवारों के बीच संबंधों के बारे में समझाते थे। साथ ही यह भी सुनते थे कि सम्राट को क्या नापसंद था। 3 साल के सहयोग के बाद यान परिवार और झोउ परिवार को करीबी सहयोगी माना जा सकता है। इसलिए दादाजी झो पीछे नहीं हटे, यान झिगाओ के साथ बीजिंग में मौजूद दुर्जेय संबंधों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। झो जिंगवान ने अनायास ही कहा, हमारे परिवार करीबी सहयोगी हैं, क्या ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? दाओहुआ मुस्कुराया, मैंने दादी के लिए औषधीय भोजन बनाया है। जब आप बाद में वापस जाएं, तो दादाजी झो के लिए कुछ ले लें। झो जिंगवान ने सिर हिलाया, ठीक है, मेरे दादाजी को आपके बनाए व्यंजन बहुत पसंद हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने दाओहुआ का सामना किया। मैंने अपनी माँ से सुना है कि इस बार अंकल यान को निश्चित रूप से पदोन्नत किया जाएगा। चाहे वह बीजिंग हो या किसी अन्य जगह, हमें भविष्य में अलग होना होगा। झू जिंगवान के चेहरे पर नुकसान की झलक देखकर दाओहुआ ने उसका हाथ थाम लिया, ऐसा मत बनो। भविष्य में हम अक्सर पत्र व्यवहार कर सकते हैं। अगर मेरे पिता की नई पोस्ट जिंगझोउ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हम अभी भी एक साथ बाहर जाने की योजना बना सकते हैं। झू जिंगवान ने आह भरी, लेकिन यह अभी भी उतना सुविधाजनक नहीं होगा जितना अब है।
दाओहुआ ने सिर हिलाया, हाँ। एक चुप्पी के बाद झोऊ जिंगवान ने अचानक कहा, मेरे भाई की शादी तय हो गई है। मेरी माँ ने कहा, एक बार मेरे भाई के मामले सुलझ जाएं, तो मेरी बारी होगी। दाओहुआ, हमें भविष्य में मिलने के ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे। यह सुनकर दाओहुआ ने भी आह भरते हुए कहा, मैं वास्तव में बड़ा नहीं होना चाहता। झोऊ जिंगवान की उदासी भरी अभिव्यक्ति थी, वास्तव में। उस दिन झोऊ जिंगवान ने यान परिवार में दोपहर का भोजन किया और घर लौटने से पहले दोपहर तक खेला। झोऊ जिंगवान को विदा करने के बाद दाओहुआ अपने आंगन में लौटी ही थी कि उसने वांग मनमन को गयू और लिक्सिया के साथ किसी बात पर बात करते देखा। आप सभी किस बारे में चर्चा करने में इतने तल्लीन हैं? वांग मनमन ने दाओहुआ को देखते ही तुरंत उसके लिए पर्दा उठा दिया। उसे कमरे में प्रवेश करने देने के बाद वांग मनमन ने उसका पीछा किया और चलते समय कहा, मास्टर अभी बाहर से लौटे हैं और 5वें युवा मास्टर और तीसरी युवा मिस ने उन्हें घेर लिया है। दाओहुआ ने भौहें उठाई, क्या वे आंटी लिन की ओर से वकालत कर रहे हैं? वांग मनमन ने दाओहुआ को एक कप चाय पिलाई और हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो युवा मिस नहीं जानती। दाओहुआ ने कप उठाया, पिताजी ने क्या कहा? वांग मनमन, मास्टर ने 5वें युवा मास्टर और तीसरी युवा मिस की पुत्रवधू की सराहना की और उन्हें नए साल की अवधि के दौरान शुंगक्सन कोर्टयार्ड में भोजन के लिए आंटी लिन के साथ जाने की अनुमति दी। दाओहुआ, तो आंटी लिन का कारावास नहीं हटाया गया? वांग मनमन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, अभी नहीं। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए अपने कप में चाय के झाग को फूंका और एक धीमी चुस्की लेते हुए कहा, काश पिता हमेशा ऐसे ही स्पष्टवादी बने रह पाते। योंगक्सिंग के 19वें वर्ष में, क्योंकि यान झिगाओ को बीजिंग में अपनी ड्यूटी रिपोर्ट की तैयारी करनी थी, बहुत व्यस्त होना था, इसलिए यान परिवार ने वसंत महोत्सव के दौरान ज्यादा उत्सव नहीं मनाया। सड़क पर देरी के बारे में चिंतित होकर यान झिगाओ चंद्र वर्ष का तीसरा दिन बीतते ही यान वेंक्सियू, शिक्षक जियो और किन वू और कुछ अन्य लोगों के साथ निकल गया। एक बार जब वे चले गए तो यान परिवार को कुछ हद तक सुनसान महसूस हुआ। हालांकि दाओहुआ खूब आनंद ले रही थी, शायद इसलिए कि वे अलग होने वाले थे। झोऊ जिंगवान लगभग हर दिन उसके पास खेलने के लिए जाता था। दोनों या तो व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आंगन में इकट्ठे होते थे या घोड़ों की सवारी करने के लिए एक साथ बाहर जाते थे और काफी इत्मीनान से रहते थे। यान झिगाओ और उनकी कंपनी लंटन महोत्सव से एक दिन पहले बीजिंग पहुंचे। जैसे ही वे शहर के गेट पर पहुंचे, यान परिवार के नौकर, जो वहां इंतजार कर रहे थे, यांग परिवार के नौकरों के साथ उनका स्वागत करने आए। यान झिगाओ ने कुछ ठंडे भाव से यांग परिवार के नौकरों की ओर देखा। उसके दुर्भाग्य के समय में यांग परिवार की हरकतें विशेष रूप से भद्दी थीं। यदि उसकी बहन की शादी यांग परिवार में होने के बारे में नहीं सोचा गया होता, तो वह ऐसे रिश्तेदारों से बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा, हम 10 दिनों से अधिक समय से सड़क पर हैं, धूल भरे हैं और थके हुए हैं। हमें पहले घर लौटकर हाथ धोना चाहिए और आराम करना चाहिए। हम किसी और दिन मुलाकात करेंगे। यांग परिवार के नौकर तुरंत झुक गए और सहमत हो गए। चौथी मैडम के बड़े भाई के लिए यांग परिवार अपराध करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही उनके परिवार का मुखिया एक उच्च आधिकारिक पद पर था। घर छोड़ने से पहले उनके परिवार के मुखिया ने उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वे सावधानीपूर्वक सेवा करें और किसी को नाराज न करें। जिस तरह से आगे यान झिगाओ ने अपने नौकर को बताया, फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। यान परिवार के लोगों ने सोचा कि उनकी संपत्ति काफी दूर है, लेकिन जब वे हवेली के गेट के सामने खड़े हुए, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह इंपीरियल पैलेस से कुछ ही सड़कों की दूरी पर है। यान झिगाओ थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर यान वेंशियू की ओर देखने लगा। आपकी बहन ने कहा कि इस घर की कीमत कितनी चांदी है? यान वेंशियू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 2000 टेल्स। यान झिगाओ के पास शब्द नहीं थे। हमारे लौटने के बाद अपनी माँ से लिटिल प्रिंस के लिए रजत पदक बनवाना। यान वेंशियू ने अपना सिर हिलाया, छोटा राजकुमार इसे स्वीकार नहीं करेगा। यान झिगाओ को भौहें चढ़ते देख वह मुस्कुराया,
हमारे परिवार और लिटिल प्रिंस के बीच का रिश्ता 1 या 2 दिन का नहीं है। हम भविष्य में धीरे धीरे उसका बदला चुका सकते हैं। यान झिगाओ ने सिर हिलाया और यह देखकर कि आसपास के लोग नोटिस कर रहे थे, उसने और कुछ नहीं कहा और गेट के माध्यम से अपने समूह का नेतृत्व किया। घर का बटलर मुस्कुराते हुए और परिवेश का परिचय देते हुए आगे बढ़ा। यहाँ के आसपास के अधिकांश आवास समान हैं, जिनमें हाल के वर्षों के नव विशेषाधिकार प्राप्त लोगों का निवास है। यान वेंशियू ने अंदर ही अंदर आह भरते हुए सुना। लिटिल प्रिंस ने उन्हें एक ऐसा घर दिया जो उनकी प्राथमिकताओं और वर्तमान स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, जो बहुत अधिक आकर्षक नहीं था। यांग निवास। बूढ़ी मैडम यांग का चेहरा कुछ अप्रसन्न हो गया जब उसने देखा कि यान झिगाओ नहीं आई है। उसने अपनी बहू की ओर देखा जो नीचे देख रही थी और बोल नहीं रही थी। ऐसा लगता है कि आपके बड़े भाई ने हमारे परिवार से नाता तोड़ लिया है, बीजिंग आ रहे हैं और हमारे घर पर भी नहीं रह रहे हैं। यान सियू ने मन ही मन सोचा, यांग परिवार ने वर्षों से उसके पैतृक परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया है, क्या बूढ़ी मैडम को कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी उसमें ऐसी बातें कहने की हिम्मत थी। यह देखकर कि उसकी चौथी भाभी चुप थी, यांग परिवार की मैडम ने यान परिवार के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के अपने पति के निर्देशों को याद करते हुए मुस्कुराने और चीजों को सुचारू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। माँ, यान परिवार का बीजिंग में एक घर है, वे हम पर थोप नहीं सकते, बस इतना ही। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आप अपने ससुराल वालों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अब जब वे राजधानी आ गए हैं, तो 1 या 2 दिन के लिए कोई भीड़ नहीं है। बूढ़ी मैडम यांग के चेहरे पर फिर कुछ सुधार हुआ और उन्होंने पूछा, यान परिवार का घर कहाँ है? यान सियू ने उत्तर दिया, ईस्टर्न स्ट्रीट। इन शब्दों पर कमरे में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ईस्टर्न स्ट्रीट भीतरी शहर के पास थी, उनके अपने घर की तुलना में इंपीरियल पैलेस के बहुत करीब। एक लंबी चुप्पी के बाद बूढ़ी मैडम यांग ने यान सियू की ओर देखा, तुम्हारे परिवार ने वहां एक घर कैसे खरीदा? भीतरी शहर के जितना करीब, घर उतने ही महंगे हो गए, और कनेक्शन के बिना उन्हें खरीदना भी काफी कठिन था। यान सियू भी घर का स्थान जानकर आश्चर्यचकित रह गया था। उन्होंने कहा, हाल के वर्षों में अपने परिवार से बहुत कम संपर्क होने के कारण मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। यह सुनकर बूढ़ी मैडम यांग और यांग परिवार की अन्य 3 बहुएं मामले को आगे नहीं बढ़ा सकीं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यान परिवार के साथ उनके व्यवहार को कुछ हद तक उपेक्षित किया गया था। कार्मिक मंत्रालय के उप मंत्री से मिलने के लिए यान वेंशियू को ले जाने से पहले यान झिगाओ ने तैयारी में पूरा दिन बिताया। झुओ परिवार के दूसरे स्वामी से मिलने के बाद उन्हें रिपोर्ट करने और शाही दर्शकों की प्रतीक्षा करने के लिए कार्मिक मंत्रालय में ले जाया गया। प्रतीक्षा के दौरान न तो पिता और न ही पुत्र ने यांग निवास की यात्रा करने की पहल करने के बारे में सोचा था। कई दिनों तक इंतजार करने के बाद यांग परिवार अब खुद को रोक नहीं सका। यांग बोई ने अपने वैध बेटे यांग होंगरुई के साथ व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और अंत में यान झिगाओ और उनके बेटे से मुलाकात की। यान झिगाओ और यांग बोई सहपाठी थे, और कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखने के कारण उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए था। दुर्भाग्य से जब वे मिले तो केवल अजीबता ही रह गई। दूसरी ओर यान वेंशियू और उनके चचेरे भाई यांग होंगरुई बातचीत में खुश थे और उन्होंने एक और दिन कहानियां सुनने के लिए एक टी हाउस जाने की योजना भी बनाई। यांग बोई और उनका बेटा जाने से पहले आधे दिन तक रुके। जैसे ही वे चले गए, यान झिगाओ ने कहा, सम्राट द्वारा मेरा स्वागत करने के बाद मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। वह अपनी बहन से मिलने जा रहा था, यांग परिवार से शिष्टाचार भेंट करने नहीं। यह सुनकर यांग बोई को कुछ असहजता महसूस हुई, जबकि यांग होंगरुई के चेहरे पर शर्मिंदगी की तस्वीर थी। पिछले वर्षों में उनका परिवार वास्तव में अपने चाचा के परिवार के प्रति दयालु नहीं था। वे न केवल मदद करने में विफल रहे बल्कि सबसे बुनियादी शिष्टाचार भी पूरा नहीं किया। वह जानता था कि उसकी मां के मन में भी शिकायतें थीं, और अब अपने चाचा के रवैये को देखकर उसे एहसास हुआ कि यान परिवार के मन में भी यांग परिवार के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। झेंझौ
जब यान झिगाओ शाही सम्मान की प्रतीक्षा कर रहा था, यान परिवार व्यवस्थित ढंग से अपने दिन गुजार रहा था। समय बीतता गया और जल्द ही फरवरी आ गया। फरवरी के 5वें दिन यान परिवार का नौकर एक पत्र लेकर बेदम होकर लौटा। मैडम, मास्टर का एक पत्र। बटलर सन ने पत्र मैडम ली को सौंपा, जिन्होंने उत्सुकता से इसे खोला। उसका चेहरा तुरंत एक उज्ज्वल मुस्कान से चमक उठा और वह हाथ में पत्र लेकर तेजी से सोंघे कोर्टयार्ड की ओर चली गई। खबर सुनकर परिवार की दूसरी और तीसरी शाखाएं भी बुढ़िया के आंगन में पहुंच गईं। माँ, बहुत खुशी। मास्टर को सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से चौथे दर्जे के मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है, मैडम ली ने उत्साह के साथ घोषणा की। बुढ़िया के साथ तोते के साथ खेल रहा दाओहुआ भी यह खबर सुनकर खुशी से झूम उठा। एक उत्साहित वृद्ध महिला ने कहा, पत्र कहाँ है? मुझे देखने दो। मैडम ली ने तुरंत पत्र सौंप दिया। जब बुढ़िया ने पत्र पढ़ा और खबर की पुष्टि की, तो उसने प्रार्थना करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए, यान परिवार के पूर्वज हमें आशीर्वाद दें। दाओहुआ ने भी पत्र लिया और उसे पढ़ा, उसकी भौहों से खुशी साफ झलक रही थी। उसके दत्तक पिता का भाग्य जितना बेहतर होगा, परिवार के बाकी सदस्यों के लिए उतना ही बेहतर होगा। इस समय यान जियुवान और अन्य लोग पहुंचे। उत्सुक यान जियुवान ने पूछा, बड़ी भाभी, क्या यह बड़े भाई का पत्र है? मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यान जियुवान ने पूछा, क्या बड़े भाई का स्थानांतरण बीजिंग या किसी अन्य स्थान पर कर दिया गया है? मैडम ली ने उत्तर दिया, उन्हें चौथे दर्जे के मजिस्ट्रेट के रूप में निंगमेन प्रांत में नियुक्त किया गया है। जब उसने सुना कि यह बीजिंग में नियुक्ति नहीं है, तो यान जियुवान को निराशा हुई। हालांकि यह देखते हुए कि एक चौथी रैंक का मजिस्ट्रेट अभी भी काफी अच्छा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, निंगमेन प्रांत। वह अभी भी झोंगझोऊ प्रांत में है ना? निंगमेन प्रांत के बारे में सुनकर मैडम ली ने सिर हिलाया। यह झेंझौ प्रांत का सबसे उत्तरी प्रांत था और यह कुछ हद तक गरीब लग रहा था। इस बीच झोऊ परिवार को भी खबर मिली और झोऊ कुलपति की पत्नी तुरंत झोऊ जिंगवान को बधाई देने के लिए ले आई। यान परिवार शायद निंगमेन प्रांत के महत्व को नहीं समझता, लेकिन झोऊ परिवार के पुराने स्वामी इसके बारे में बहुत स्पष्ट थे। निंगमेन प्रांत झोंगझोऊ, जिगुंग और फैंक्सी प्रांतों से जुड़ा था। निंगमेन दर्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य चौकी थी। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रांत 3 अन्य मिलाकर जितना बड़ा था, और वहां के मजिस्ट्रेट हमेशा सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किए जाते थे। केवल इसी से यह स्पष्ट था कि सम्राट के मन में अपने श्रोताओं के दौरान यान झिगाओ के प्रति अनुकूल धारणा थी, अन्यथा उन्हें इतना महत्वपूर्ण पद नहीं सौंपा जाता। लेडी ली द्वारा मैडम झोऊ का मनोरंजन करने का लाभ उठाते हुए दाओहुआ झोऊ जिंगवान को अपने आंगन में वापस ले गया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वापस आते ही दाओहुआ को अध्ययन कक्ष में डूबते देख झोऊ जिंगवान हैरान रह गया। दाओहुआ ने उत्तर दिया, मानचित्र। उसे निंगमेन प्रांत के स्थान की जांच करने और उसके भौगोलिक वातावरण को समझने की आवश्यकता थी। झोऊ जिंगवान ने आश्चर्य की दृष्टि दिखाई, आपके पास यहाँ मानचित्र हैं। इस तरह की चीज केवल उनके परिवार के बाहरी अध्ययन कक्ष में उपलब्ध थी, जिसमें महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अपना सिर घुमाए बिना दाओहुआ ने कहा, मुझे यह जियो येयांग से मिला है। यह सुनकर झोऊ जिंगवान को ईर्ष्या महसूस हुई। छोटा राजकुमार आपके साथ वास्तव में अच्छा व्यवहार करता है, आप बाहर के नक्शे नहीं खरीद सकते। दाओहुआ ने बुकशेल्फ से नक्शा निकाला और जैसे ही उसने उसे खोला, वह मुस्कुराई और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शतरंज में मुझसे हार गया था, यह मेरा पुरस्कार है। झोऊ जिंगवान ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, क्या आप खुद इस बात पर विश्वास करते हैं? आपके शतरंज कौशल केवल मेरे साथ खेलने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरों के खिलाफ आप केवल हारेंगे। दाओहुआ ने हठपूर्वक तर्क दिया, वैसे भी मैंने यह जीत लिया। झोऊ जिंगवान इस बारे में बहस करने की जहमत नहीं उठा सका और जल्दी से दाओहुआ के करीब चला गया, क्या तुम्हें यह मिला? निंगमेन प्रांत कहाँ है? दाओहुआ ने मानचित्र पर एक निशान की ओर इशारा किया, यह झोंगझोऊ प्रांत के सबसे उत्तरी छोर पर है, जहां से दयुवान नदी की एक शाखा बहती है।
वह मुस्कुराई, यह अच्छा है, हम भविष्य में भी अक्सर एक दूसरे को देख पाएंगे। झोऊ जिंगवान ने खुशी से सिर हिलाया। उसके परिवार के पास नावें थीं, इसलिए जब तक वे दयुवान नदी पार करते थे, आना जाना सुविधाजनक था। दाओहुआ ने मानचित्र पर निंगमेन प्रांत की गंभीरता से जांच की। यह जिगुंग, फेंगसी और झोंगझोऊ प्रांतों को जोड़ता है। यह प्रांत काफी बड़े क्षेत्र को कवर करता है। झोऊ जिंगवान ने तुरंत कहा, मैंने अपने दादाजी से सुना है कि गवर्नर गुओ निंगमेन प्रांत के अधिकार क्षेत्र में निंगमेन दर्रे पर तैनात हैं। दाओहुआ आश्चर्यचकित लग रहा था। यह पहली बार था जब उसने यह सुना था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, फेंगसी में दस्यु समस्याएं हैं, जिगुंग में बाढ़ है, और केवल झोंगझोऊ ही बेहतर स्थिति में दिखता है। निंगमेन प्रांत पर शासन करना आसान नहीं है। यह सुनकर झोऊ जिंगवान उत्सुक हो गए। मेरे दादाजी ने भी यही कहा था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हालांकि यह मुश्किल हो सकता है, अगर किसी के पास क्षमता है, तो राजनीतिक योग्यता हासिल करने के लिए यह सबसे आसान जगह है। दाओहुआ ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने सौतेले पिता को इसकी चिंता करने देगी। यान परिवार से पत्र प्राप्त करने के तीसरे दिन लेडी ली को एक और पत्र मिला, इस बार ली परिवार से। क्या बहन जिक्सुआन की शादी की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है? दाओहुआ कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह 2 महीने पहले ही अपने 2 बड़े चचेरे भाइयों से अलग हो गई थी। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? उसने अपने दूसरे चाचा द्वारा लिखा पत्र पढ़ते हुए कहा। इसे पढ़ने के बाद दाओहुआ बैठ गई और लेडी ली की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाने से पहले एक पल के लिए सोचा, माँ, क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग परिवार शादी तय करने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि उन्हें पता था कि पिता को निंगमेन प्रांत के मजिस्ट्रेट के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेडी ली ने अपनी बेटी का माथा थपथपाया, यह तुम्हारी चतुराई है। इनकार किए बिना, इसका मतलब यह था कि वास्तव में ऐसा ही था। दाओहुआ के चेहरे पर चिंता झलक रही थी। माँ, अगर फेंग परिवार इतना गणना करने वाला है, तो क्या वे सिस्टर जिक्सुआन के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? लेडी ली यह कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गईं। आपके दूसरे चाचा फेंग परिवार के युवक में योग्यता देखते हैं, चरित्र पर्याप्त होना चाहिए। आप जिसे गणना कह रहे हैं, जब परिवार विवाह में जुड़ते हैं, तो उन्हें वास्तव में एक दूसरे का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। यदि एक दूसरे से लाभ उठा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई खुश है। दाओहुआ चुप हो गया और एक लंबे विराम के बाद पूछा, माँ, जब मैं भविष्य में शादी करूंगा, तो क्या आप यह भी विचार करेंगी कि यान परिवार के लिए सबसे पहले क्या फायदेमंद है? लेडी ली ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। कोई शर्म नहीं, उसने दाओहुआ को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो, मुझे आशा है कि तुम जीवन भर खुश और संतुष्ट रहोगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं करूंगी। दाओहुआ के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, तो फिर माँ, क्या मैं शादी के बारे में चर्चा करने के लिए 20 साल की होने तक इंतजार कर सकती हूँ? इन शब्दों के परिणाम स्वरूप तुरंत सिर पर आघात हुआ। लेडी ली ने सख्ती से डांटते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो? 20 साल की उम्र तक तुम एक बूढ़ी नौकरानी बन जाओगी। दाओहुआ अवाक था। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति युवावस्था के चरम पर होता है। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, फिर 18, निश्चित रूप से 18 ठीक है। लेडी ली ने आह भरी और दाओहुआ की ओर देखा, तुम लड़की, पूरे दिन क्या बकवास सोच रही हो? इन विचारों को भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ और वर्षों तक घर पर रख सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक की बात है, इस पर पहले ही विचार करने की जरूरत है। दाओहुआ और कहना चाहती थी, लेकिन लेडी ली ने उसकी बात काट दी। सिक्सुआन की सगाई 22 फरवरी को होगी। मुझे उपहार तैयार करने होंगे और निंगमेन प्रीफेक्चर की यात्रा की व्यवस्था करनी होगी। मेरे पास निश्चित रूप से जाने का समय नहीं होगा, इसलिए आप मेरी ओर से अपने चाचा के घर जाएंगे, मैडम ली ने कहा। मैडम ली ने जो कहा, उसे सुनकर दाओहुआ ने सिर हिलाया। फिर माँ, मुझे प्रांतीय राजधानी कब जाना चाहिए? क्या मैं अकेले जाऊंगा? मैडम ली ने कुछ देर तक विचार किया। वह अपनी बेटी के अकेले यात्रा करने के विचार से सहज नहीं थी,
एक पल के लिए सोचा और कहा, तुम्हारे चौथे भाई को अकादमी से कुछ दिनों की छुट्टी लेने दो और तुम्हारे साथ जाने दो। आज चंद्र मास का 8वां दिन है। सगाई होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इसलिए अपने क्वार्टर में वापस जाएं और पहले अपना सामान पैक करें और कुछ दिनों में प्रांतीय राजधानी की ओर चलें। दाओहुआ को कोई आपत्ति नहीं थी। जब मैडम ली और बूढ़ी मैडम यान ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने भी इसका विरोध नहीं किया। इस प्रकार दाओहुआ ने अपना उपहार प्रसाद तैयार करना शुरू कर दिया। उस आंगन को देखकर जहां वह 3 साल तक रही थी, दाओहुआ को अनिच्छा की भावना महसूस हुई। एक बार जब मैं इस बार चला जाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। सिस्टर जिक्सुआन की सगाई तय होने के बाद यान परिवार को पहले ही निंगमेन प्रांत जाना चाहिए था। आंगन में खिले फूलों को देखते हुए दाओहुआ ने वांग मनमन को बुलाया। झोऊ परिवार के पास जाओ और जिंगवान को आने के लिए कहो। इसके तुरंत बाद झोऊ जिंगवान पहुंचे। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुई, उसने नौकरानियों और बूढ़ी महिलाओं को सामान पैक करते देखा और तुरंत दाओहुआ से पूछा, जो बरामदे के नीचे था, क्या आप अब जा रहे हैं? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया, मेरी माँ और अन्य लोग शायद कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, लेकिन मैं परसों जा रहा हूँ। झोऊ जिंगवान आश्चर्यचकित था, इतनी जल्दी क्यों? दाओहुआ ने बताया, मेरे चचेरे भाई जिक्सुआन की सगाई हो रही है। माँ इसमें शामिल नहीं हो सकती, इसलिए मैं और मेरा चौथा भाई जाएंगे। झोऊ जिंगवान दाओहुआ के पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या इसका मतलब यह है कि हम अलग होने वाले हैं? दाओहुआ ने सुधार किया, यह केवल एक अस्थायी अलगाव है, हम भविष्य में एक दूसरे को फिर से देखेंगे। झोऊ जिंगवान ने कहा, आपके लिए यह कहना आसान है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, बाहर जाना उतना आसान नहीं है जितना बचपन में हुआ करता था। दाओहुआ ने चुपचाप आह भरी। प्राचीन काल में यह वास्तव में एक उपद्रव था, महिलाओं के लिए अपना घर छोड़ना काफी कठिन था। वे अब भी ठीक थे, उनके परिवार ने उन्हें कुछ आजादी दी थी। लेकिन एक बार शादी हो जाने के बाद अपने पति और सास ससुर की अनुमति के बिना किसी को जीवन भर आंतरिक आंगन में बिताना पड़ सकता है। इन परेशान करने वाले विचारों को एक तरफ रखते हुए दाओहुआ ने आंगन में फूलों की ओर इशारा करते हुए टिप्पणी की, आप भाग्यशाली हैं, इनमें से कोई भी फूल जो आपको पसंद हो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। यह सुनकर झोऊ जिंगवान की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने अपनी हाल की चिंताओं को अलग रखा और उत्साह से कहा, वास्तव में? दाओहुआ को सिर हिलाते हुए देखकर उसने तुरंत खुशी से कहा, मुझे आपके आंगन में चढ़ने वाले गुलाब सबसे ज्यादा पसंद हैं। मैं उन्हें अपने आंगन में रोपने जा रही हूँ। उसे इतना खुश देखकर दाओहुआ हंसा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुलाऊं? झोऊ जिंगवान ने बार बार सिर हिलाया, हाँ कृपया। अगले 2 दिनों में दाओहुआ अपनी पैकिंग में व्यस्त हो गई। वांग मैनमेन और अन्य लोगों ने घर के अंदर के मामलों की देखभाल की, जबकि दाओहुआ ने जागीर और दुकानों के बटलरों से मुलाकात की और उन्हें हर 3 महीने में निंगमेन प्रांत में खाता बही भेजने का निर्देश दिया। मुझे आप सभी पर भरोसा है, लेकिन मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ, जो कोई भी स्थानीय आम लोगों पर अत्याचार करने के लिए यान निवास की शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत करता है और मेरी जानकारी में आता है, चाहे कारण कुछ भी हो, उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि अपराध गंभीर है तो उन्हें सीधे अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। विभिन्न जागीरों और दुकानों के बटलरों ने गंभीरतापूर्वक और गंभीरता से बात सुनी और आश्वासन दिया कि वे इस तरह के कदाचार में शामिल नहीं होंगे। जहां तक परिवार की युवा कुमारी की बात है, उनमें से किसी ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। उम्र में छोटी होते हुए भी उनकी योग्यता उल्लेखनीय थी। प्रत्येक जागीर और दुकान ने नियम निर्धारित किए थे और किसी भी उल्लंघनकर्ता को दंड का सामना करना पड़ेगा। विनती करना व्यर्थ था, वह अपने निर्णयों में दृढ़ थी। घर में सब कुछ पैक करने और जागीर और दुकानों को व्यवस्थित करने के बाद दूसरे चंद्र महीने के 10वें दिन दाओहुआ प्रांतीय राजधानी की ओर जाने वाली एक नाव पर सवार हुआ। झोऊ निवास। दाओहुआ के चले जाने के बाद झोऊ जिंगवान कई दिनों तक उदास रहा।
मैडम झो अपनी बेटी के कमरे में आई और उन्होंने उसे दाओहुआ द्वारा दी गई राशि चक्र कार्टून गुड़िया को पकड़े हुए देखा। मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ी और बाघ गुड़िया को उठाया। वह लड़की दाओहुआ काफी चतुर और कुशल है। यह सुईवक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उनकी बेटी को सिलाई का शौक नहीं था, लेकिन दाओहुआ से दोस्ती के बाद उसने इसे भी सीख लिया। अब उसकी कढ़ाई दूसरों को दिखाने पर आकर्षक लगती थी। अपनी बेटी को दुखी देखकर मैडम झो ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी तरफ देखो। ऐसा नहीं है कि तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे, फिर भी तुम उसे इतना याद करते हो। झो जिंगवान ने सिर हिलाया, केवल जब मैं दाओहुआ के साथ होता हूँ तो मुझे सहजता महसूस होती है। बाकी सभी लड़कियां अजीब और अरुचिकर हैं। मैडम झो ने आह भरते हुए कहा, अगर वह लड़की दाओहुआ 2 या 3 साल बड़ी होती, तो हे भगवान, मैं वास्तव में उसे आपकी भाभी के रूप में देखना पसंद करती। यह सोचकर झो जिंगवान की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर धुंधली हो गईं। माँ, आपने शायद ऐसा नहीं कहा होगा। आगे बढ़ते हुए मैडम झो ने झो जिंगवान को ऊपर खींच लिया। यह उदासी बहुत हो गई। अपने भाई की सगाई के उपहार देखने के लिए मेरे साथ आओ। प्रांतीय राजधानी ली परिवार। जैसे ही दाओहुआ पहुंची, ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन उसके चारों ओर भीड़ गए और उसे आवास में खींच लिया। यान वेनकाई ने जब देखा कि उसके 2 चचेरे भाइयों ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली, तो उसे अचानक उदासी महसूस हुई और उसने ली चेनाई भाइयों की ओर देखा। मैं यहीं खड़ा हूँ, फिर उन्होंने मुझ पर एक नजर भी क्यों नहीं डाली। ली चेनजी हंसे और उसके कंधे को थपथपाया। चचेरे भाई वेनकाई, इससे पता चलता है कि आपका आकर्षण आपके चचेरे भाई के आकर्षण का कोई मुकाबला नहीं है। यह सुनकर यान वेनकाई न केवल परेशान नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर गर्व भी आ गया। बेशक, आपको क्या लगता है कि वो किसकी चचेरी बहन है? लीज में दूसरे दिन डोंग युवानयाओ मिलने आए। तुम यहाँ कैसे आए? डोंग युवानयाओ को पार्लर में बैठकर चाय पीते देख दाओहुआ आश्चर्य से भर गया। डोंग युवानयाओ ने उसकी ओर देखा और असंतोष से कहा, तुम्हारे पास अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत है? तुम मुझसे मिलने के लिए रुके बिना प्रांतीय राजधानी में आ रही हो। दाओहुआ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। डोंग युयान्याओ ने खड़े होकर बहनों ली जिक्सुआन और ली जिक्सिन को सम्मान दिया। बाद में वे चारों ली जिक्सुआन के आंगन में खेलने गए। मध्य दोपहर में डोंग युवानयाओ जाने के लिए उठे। जाने से पहले उसने दाओहुआ को सुझाव दिया, घर पर रहना काफी उबाऊ है, हम कल सड़क पर टहलने क्यों नहीं जाते? दाओहुआ ने बार बार सिर हिलाया, जरूर जरूर। उसने बोलना समाप्त ही किया था कि उसने कुछ सोचा और ली जिक्सुआन की ओर देखने लगी। चचेरी बहन जिक्सुआन, आप अब निवास से बाहर जा सकते हैं, है ना? ली जिक्सुआन ने अपना सिर हिलाया, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, आप सभी जा सकते हैं। मुझे अभी भी घर पर अपनी शादी की पोशाक पर कढ़ाई करनी है। दाओहुआ ने फिर ली जिक्सिन की ओर देखा। ली जिक्सिन दिलचस्पी से भरी थी, जब तक मेरी माँ सहमत हैं। दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ से कहा, बस एक क्षण रुकें, मैं अपनी चाची से पूछूंगा। अगर वह सहमत हैं, तो हम कल बाहर जा सकते हैं। फैंग परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी, और अगली सुबह दाओहुआ ली जिक्सिन के साथ बाहर गया और व्यवस्थित रेस्तरां में डोंग युवानयाओ से मिला। तीनों युवतियों के मिलने के बाद वे पहले एक कपड़े की दुकान में गईं, फिर एक ड्रेसिंग स्टोर में, और दिन भर इधर उधर टहलने के बाद वे मूल रेस्तरां में लौट आईं और बाहर जाने से पहले दोपहर का भोजन करने और फिर घर जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे खाना ऑर्डर करने वाले थे, ली जिक्सिन ने अचानक आश्चर्य से कहा। दाओहुआ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ली जिक्सिन ने नीचे एक अमीर कपड़े पहने सज्जन की ओर इशारा किया और कहा, वह व्यक्ति फेंग लियांगजी हैं। यह सुनकर दाओहुआ तुरंत नीचे देखने के लिए खिड़की के पास खड़ा हो गया, और डोंग युवानयाओ भी उत्सुकता से उसके पास आ गई। वह कैसा दिखता है? क्या वह सुंदर है? बुरा नहीं है, वो काफी चरित्रहीन लगता है, कजिन जिक्सुआन के लायक भी नहीं है। फेंग लियांगजी को सड़क पर एक दोस्त के साथ बात करते हुए देखकर दाओहुआ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह ठीक दिखता है, लेकिन कौन जानता है कि उसका चरित्र कैसा है?
यह सुनकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत कहा, क्यों न उसका परीक्षण करके पता लगाया जाए। दाओ हुआ तुरंत चकित हो गया, हमें उसका परीक्षण कैसे करना चाहिए। डोंग युवानयाओ ने गंभीरता से कहा, किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करने के लिए निश्चित रूप से आपको सौंदर्य जाल का उपयोग करना होगा। दाओ हुआ की आंखें चमक उठीं। किनारे पर ली जिक्सन ने उन दोनों को प्रयास करने के लिए इतना उत्सुक देखा, जल्दी से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, आप दोनों परेशानी पैदा न करें। दाओ हुआ एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर यह सोचते हुए कि चचेरी बहन जिक्सुआन एक बदमाश से शादी कर सकती है, उसने कहा, चचेरी बहन जिक्सन, आप नहीं चाहेंगे कि चचेरी बहन जिक्सुआन किसी अयोग्य व्यक्ति से शादी करे, है ना? हालांकि उनके बीच चीजें अभी तक तय नहीं हुई हैं, हमारे पास इस आदमी के चरित्र का परीक्षण करने का मौका है। यदि वह सही नहीं है, तो हमारे पास अभी भी इसे बंद करने का मौका है। एक बार व्यवस्था बन जाने के बाद इस पर वापस जाने से चचेरे भाई की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। इस पर ली जिक्सन भी झिझकी। उसे इस तरह देखकर डोंग युवानयाओ ने कहा, चिंता मत करो, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसे हमारे बारे में पता नहीं चलने देंगे। आइए पहले उनका अनुसरण करके देखें कि वे क्या कर रहे हैं, फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। दाओ हुआ ने डोंग युवानयाओ और ली जिक्सन से कहा। डोंग युवानयाओ ने तुरंत सिर हिलाया, ठीक है। ली जिक्सन में दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ जितना साहस नहीं था, हालांकि वह भी वास्तव में अपनी बहन के लिए अपने भावी जीजा के चरित्र का परीक्षण करना चाहती थी, उसके चेहरे पर अभी भी झिझक दिख रही थी। यह देखकर दाओ हुआ उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था और बोला, तुम्हें यहाँ हमारा इंतजार करना कैसा रहेगा? पहले खाने के लिए कुछ व्यंजन ऑर्डर करो और मैं युवानयाओ के साथ जाकर देखूंगा। ली जिक्सन झिझके। इस समय डोंग युवानयाओ ने कहा, आइए इसे इस तरह से करें। दाओ हुआ और मैं दोनों काफी कुशल हैं, इसलिए अगर हमें पता भी चल जाए तो हम समय रहते बच सकते हैं। इसके अलावा हम ली परिवार से नहीं हैं। भले ही फैंग परिवार को इसके बारे में बाद में पता चले, वे आपके परिवार को दोष नहीं दे सकते। दाओ हुआ को लगा कि यह बहुत मायने रखता है और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। यह देखते हुए कि दोनों पीछा न छोड़ने के लिए दृढ़ थे, ली जिक्सन केवल दाओ हुआ का हाथ पकड़ सकते थे और निर्देश दे सकते थे, चचेरे भाई, कृपया सुनिश्चित करें कि आप एक बड़ा दृश्य पैदा न करें जो दूसरों को शर्मिंदा करेगा। दाओ हुआ ने उसका हाथ थपथपाया, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ली परिवार की नौकरानी को कुछ निर्देश देने के बाद वह और डोंग युवानयाओ रेस्तरां से चले गए। सड़क पर फेंग लियांगजी अपने एक दोस्त से बात करते हुए धीरे धीरे आगे वाली सड़क की ओर चल रहे थे। ज्यादा देर नहीं हुई जब दाओ हुआ और डोंग युवानयाओ ने उन्हें पकड़ लिया। पास में एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर नजर डालते हुए दाओ हुआ की आंखें चमक उठी और उसने वांग मैनमैन को फेंग लियांगजी पर नजर रखने का निर्देश दिया, फिर डोंग युवानयाओ को दुकान में खींच लिया। जल्द ही दोनों पुरुषों के कपड़े पहनकर बाहर आए। उन्हें बाहर आते देख गुयू और डोंग युवानयाओ की नौकरानी होंगयू तुरंत उनके पास पहुंची। डोंग युवानयाओ ने पूछा, वे कहाँ गए थे? होंगयू परेशान दिख रही थी, झिझक रही थी, फिर अंत में डोंग युवानयाओ और दाओ हुआ की ओर देखते हुए उसने कहा, मिस फैंग परिवार के युवा मास्टर ने जॉय स्ट्रीट में आगे प्रवेश किया, होंग फैंग और सिस्टर मैनमैन पहले ही उसका पीछा कर चुके हैं। यह सुनकर डोंग युवानयाओ तुरंत भड़क गया। दाओ हुआ कुछ हैरान था, क्या जॉय स्ट्रीट में कोई समस्या है? डोंग युवानयाओ दाओ हुआ के करीब झुक गया और फुसफुसाया, जॉय स्ट्रीट शहर का सबसे प्रसिद्ध आनंद क्षेत्र है, जहां सबसे लोकप्रिय वेश्यालय और ओपेरा हाउस स्थित हैं। क्या आप भूल गए हैं? पिछले साल लंदन फेस्टिवल के दौरान आप और लिटिल प्रिंस ने इसका दौरा किया था। जियो येयांग के साथ नानफेंग मंडप की आकस्मिक यात्रा को याद करते हुए दाओ हुआ की आंखें चौड़ी हो गईं और वह बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए चौंक गई। उस फेंग लियांगजी की नैतिकता वास्तव में संदिग्ध है। वह सगाई करने वाला है और फिर भी वह रेड लाइट जिले का दौरा कर रहा है। डोंग युवानयाओ ने जल्दी से दाओ हुआ की ओर इशारा किया, अपनी आवाज कम रखें। आप क्या सोचते हैं,
क्या हमें अनुसरण करना और देखना जारी रखना चाहिए? दाओ हुआ ने तुरंत सिर हिलाया, बेशक। अगर मैं वास्तव में उसे वहां मौजमस्ती करते हुए देखूंगी, तो मैं सीधे घर जाऊंगी और अपनी चाची और चाचा को बताऊंगी और सुझाव दूंगा कि वे इस सगाई को रद्द कर दें। डोंग युवानयाओ पूरी तरह से सहमत थे। यह सही है, ऐसे व्यक्ति की शादी परिवार में नहीं की जानी चाहिए। आइए जल्दी से देखें और देखें। जॉय स्ट्रीट। अन्य सड़कों की तुलना में यहाँ महिलाएं काफी कम थीं। वांग मैनमेन और होंग फैंग सड़क पर चले और तुरंत उन पर विभिन्न स्पष्ट निगाहें डाली। फैंग लियांगजी को एक ओपेरा हाउस में प्रवेश करते देख होंग फैंग ने तुरंत वांग मैनमेन को एक कपड़े की दुकान में खींच लिया। कपड़े चुनते समय वे कभी कभी देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालते थे। दाओहुआ और डोंग युयान्याओ की आकृतियां उनकी दृष्टि रेखा में प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं था। सज्जनों, हम यहाँ हैं। वांग मैनमेन दुकान से बाहर निकले और उनकी ओर हाथ हिलाया। एक क्षण बाद दाओहुआ और डोंग युवानयाओ कपड़े की दुकान में दाखिल हुए। कहाँ है वह? होंग फैंग ने क्रॉस स्ट्रीट के ओपेरा हाउस की ओर इशारा किया। वह वहां अंदर गया था। दाओहुआ, यह देखकर कि यह सिर्फ एक ओपेरा हाउस था, थोड़ा आराम किया, फिर जल्दी से उसकी नजर अगले दरवाजे पर वेश्यालय पर चली गई। उसकी अभिव्यक्ति में जिज्ञासा के साथ नाराजगी भी मिल रही थी। फैंग लियांगजी अक्सर ऐसी जगहों पर जाते हैं, मुझे डर है कि उनका आचरण कुछ हद तक संदिग्ध हो सकता है। फिर डोंग युयान्याओ बोला, क्या हम अंदर जाकर देखेंगे? साथ ही मुझे आश्चर्य है कि आज यह किसका नाटक है। उसके परिचित स्वर को सुनकर दाओहुआ ने तुरंत उसकी ओर देखा। आप इससे काफी परिचित हैं। डोंग युवानयाओ ने बिना कोई जवाब दिए एक शर्मिंदा मुस्कुराहट दी। पहले वो कभी कभार एक आदमी का भेष बनाकर यहाँ नाटक सुनने आती थी। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसने इस सड़क के हर थिएटर में कदम रखा था। अन्यथा वो 2 साल पहले लालटेन महोत्सव के दौरान दाओहुआ और लिटिल प्रिंस को नानफेंग मंडप में प्रवेश करते हुए नहीं देखती। दुकानदार कुछ देर से समूह पर ध्यान दे रहा था और उत्सुकता से मुस्कुराया। आज शुआशी मंडली का एक नाटक है। यदि युवा मास्टर भाग्यशाली हैं, तो उन्हें मास्टर एनशी और मास्टर निंगशी का प्रदर्शन भी सुनने को मिल सकता है। दाओहुआ की हैरान अभिव्यक्ति को देखकर डोंग युवानयाओ ने तुरंत समझाया, एनशी और निंगशी शुआशी ट्रूप के प्रमुख अभिनेता हैं, जिन्हें अधिकारियों और कुलीनों द्वारा बहुत सराहा जाता है। उन्हें अक्सर निजी आवासों पर प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और शायद ही कभी थिएटर में अपना गला खोलते हैं। दाओहुआ ने सिर हिलाया। मैं उनके बारे में जानता हूँ, मैंने झोउ परिवार में उनके नाटक सुने हैं। इतना कहने के बाद वह एक पल के लिए रुके, फिर कहा, वे काफी सुंदर हैं। डोंग युवानयाओ ने तुरंत एक नजर डाली जिसमें लिखा था, महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं। उनके पीछे के दुकानदार ने उनकी बातचीत सुनकर उसके चेहरे पर और भी अधिक मुस्कान आ गई। वह बिना कुछ खरीदे दुकान में पड़े रहने के कारण वांग मैनमेन और होंग फैंग को भगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब उसने ऐसे विचारों को पूरी तरह से त्याग दिया था। तथ्य यह है कि दोनों शुआशी मंडली से इतने परिचित थे कि यह संकेत मिलता है कि वे या तो अमीर थे या महान थे। बेहतर होगा कि उन्हें उकसाया न जाए। बिना कुछ हासिल किए इतनी दूर आने के बाद दाओहुआ खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर डोंग युवानयाओ से कहा, क्या हमें अंदर जाकर नाटक सुनना चाहिए? डोंग युवानयाओ को कोई आपत्ति नहीं थी। जरूर, उसने पहले भी यहाँ अकेले घुसने का साहस किया था। अब जब उसके पास दाओहुआ की कंपनी थी, तो वह और भी साहसी हो गई थी। हीरानंदानी फॉर्चून सिटी में 1 रुपया और 31 पैसे करोड़ से 2, 3 और 4 BHK घर 2, 3, 4 BHK बालकनी होम्स 1.31 करोड़ से शुरू। हीरानंदानी फॉर्चून सिटी। इसके अलावा उसे लगा कि एक साथ दुष्कर्म करने से वे करीब आ सकते हैं। दाओहुआ ने वांग मैनमेन और अन्य लोगों पर नजर डाली। चूंकि उन्होंने महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए उनके लिए थिएटर में प्रवेश करना अच्छा विचार नहीं था। उन्होंने कहा, आप चारों यहाँ कुछ कपड़े चुनें, हम जल्द ही वापस आएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डोंग युवानयाओ ने उसे दुकान से बाहर खींच लिया।
उन दोनों को भागते हुए देखकर वांग मेनमेन के समूह के चारों लोगों के चेहरे पर असहायता का भाव झलक रहा था। वांग मन दुकानदार की ओर मुड़े, क्या आपके यहाँ पुरुषों के कपड़े हैं? दुकानदार का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि वे दोनों युवा मालिक वास्तव में अविश्वसनीय रूप से सुंदर लग रहे थे। यह पता चला कि वे लड़कियां थीं। होंग फेंग ने काउंटर पर स्नैप मारा, तुम्हारे पास है या नहीं? दुकानदार ने अपनी बुद्धि वापस लाते हुए झट से सिर हिलाया, हाँ हाँ हाँ। जल्द ही चारों ने पुरुषों के कपड़े पहने थे और दुकान छोड़ने से पहले होंग फैंग की नजर दुकानदार पर पड़ी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, दुकानदार ने समझदारी से कहा, हम दुकान पर कुछ नहीं जानते। यह देखकर होंग फैंग ने संतुष्टि दिखाई। वह वांग म्यानमेन और अन्य दो के साथ जल्दी से दुकान से निकल गई। रास्ते में वांग मेनमेन ने होंग फैंग पर कई बार नजर डाली, यह महसूस करते हुए कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। होंग फैंग ने जो धमकी भरी नजर अभी दी थी वह काफी भयानक लग रही थी। इस बीच दाओहुआ ने डोंग युवानयाओ का अनुसरण करते हुए थिएटर में कदम रखा। अंदर के शोर शराबे से अनभिज्ञ दाओहुआ को डोंग युवानयाओ की परिचितता की तुलना में थोड़ा अलग महसूस हुआ। उन्होंने भाग्य के समय प्रवेश किया। नाटक अभी समाप्त हुआ था और दर्शक तालियां बजा रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, एक परिचारक उनका स्वागत करने के लिए आया। मुझे दूसरी मंजिल का निजी कमरा चाहिए, डोंग युवानयाओ ने एक बॉस की तरह परिचारक की ओर चांदी का जौ फेंका। परिचारक ने पहले टिप के लिए कृतज्ञता की चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई, फिर क्षमा प्रार्थी भाव दिखाते हुए कहा, युवा मास्टर आज वास्तव में बदकिस्मत हैं, सभी निजी कमरे भरे हुए हैं। सिर्फ मुख्य हॉल में क्यों न सुने? मुख्य हॉल में सुनना भी लगभग वैसा ही है। डोंग युवानयाओ ने हलचल भरे मुख्य हॉल को देखा और भौहें चढ़ाईं। मुख्य हॉल में कौन सुनना चाहता है? मुझे पता है कि आप हमेशा हर दिन निजी कमरे आरक्षित करते हैं, हमारे लिए एक कमरा ले लीजिए। दाओहुआ, जो ऐसे स्थानों के लिए नया था, डोंग युवानयाओ के पक्ष में खड़ा था, उसे और परिचारक झो हुआन को गहरी निगाहों से देख रहा था। उसी समय प्रवेश द्वार के पास दूसरी मंजिल के निजी कमरे से फेंग लियांगजी ने जिगूंग की ओर से वरिष्ठों का अभिवादन समाप्त ही किया था, जब उन्होंने नीचे की बहस सुनी। उसने नीचे देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। कारण सरल था, थिएटर में प्रवेश करते ही उन्होंने वांग म्यानमेन और उनके समूह को देख लिया था। हालांकि वे पुरुषों के कपड़े पहन चुके थे, फिर भी उसने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने यहाँ हमारा पीछा किया है। वो लड़की कौन है जिसे तुमने अब उकसाया है, जो पूरे रास्ते हमारा पीछा कर रही है और यहाँ तक कि थिएटर तक हमारा पीछा कर रही है? अपने दोस्त की चिढ़ाने वाली आवाज सुनकर फेंग लियांगजी ने जवाब में अपनी आंखें घुमाई, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, छेड़खानी का शौकीन हूँ। मैं नीचे वाले व्यक्ति को नहीं पहचानता। सन योनाई ने मुस्कुराते हुए अपने प्रशंसक का हाथ हिलाया, इतना आश्वस्त मत हो सकता है कि यह एक मिलनसार परिवार की युवा लड़की हो, जिसकी नजर आप पर है। यह सुनकर कि आपकी सगाई जल्द ही होने वाली है, वह शांत नहीं बैठ सकी और शायद बाद में हमारे स्थान पर अपना रास्ता भी खोज लेगी। फेंग लियांगजी अपने परेशान दोस्त की बात सुनकर परेशान नहीं हो सके और उन्होंने सम्मान की सीट पर बैठे अपने छोटे चाचा की ओर देखा, जो सिर झुकाकर चाय पी रहे थे। छोटे चाचा की बात हो रही है। दरअसल उसकी उम्र लगभग फेंग लियांगजी जितनी ही थी और फेंग उससे भी कई महीने बड़ा था। छोटे चाचा, मैं सचमुच। फेंग लियांगजी को पता था कि मुख्य फेंग परिवार शालीनता और व्यक्तिगत आचरण को बहुत महत्व देता है। उनका इरादा समझाने का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया गया। फेंग हाओ ने लापरवाही से अपना चाय का प्याला नीचे रखा और उसकी आंखों में तेज चमक ने एक व्यापारी गिल्ड नेता के बेटे सन योंगई को उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आपको मुझे ऐसे तुच्छ मामलों को समझाने की जरूरत नहीं है। फेंग लियांगजी ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। उनका परिवार जिगुंग फेंग परिवार की एक संपार्श्विक शाखा मात्र था और कई पीढ़ियों को मुख्य वंश से हटा दिया गया था। अब वे केवल अपने पूर्वजों की छाया में झोंकझों में व्यवसाय कर सकते थे।
हालांकि मुख्य शाखा के साथ वार्षिक शुभकामनाओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन उन्हें शायद ही करीबी माना जाता था। वास्तव में कुछ बातें अनकही रह जाना ही बेहतर है। उनका परिवार मुख्य शाखा के करीब रहना चाहता था, लेकिन वे यह भी जानते थे कि उचित सौदेबाजी के बिना मुख्य शाखा उन्हें परेशान नहीं करेगी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुख्य शाखाली परिवार में उसकी सगाई की देखरेख के लिए किसी को भेजेगी, और यह भी सोचेगी कि यह पांचवें घर का मुखिया है। फेंग लियांगजी ने अपने सामने बैठे मुख्य शाखा के दृढ़ दिखने वाले पांचवें मास्टर की सावधानी से जांच की। वो अक्सर उसके कामों के बारे में सुनता था। उस व्यक्ति ने अपने पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में ही पांचवें घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। फिर भी केवल 18 वर्ष की उम्र में वह पहले से ही शाही परीक्षाओं में एक सफल उम्मीदवार था और मुख्य शाखा में सभी से सम्मान प्राप्त करते हुए अपने परिवार के मामलों को त्रुटिहीन तरीके से प्रबंधित करता था। जब भी उन्होंने उसके बारे में सुना, फेंग लियांगजी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। फेंग हाओ ने निजी कमरे में अन्य दो लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर नीचे थिएटर पर केंद्रित थी, आंखें तेज से चमक रही थीं। इस झंझार लड़की के शिष्टाचार में कुछ कमी है, वह साहसपूर्वक थिएटर में आ रही है। नीचे डोंग युवानयाओ और क्लर्क ने कुछ देर तक बहस की, लेकिन क्लर्क ने फिर भी भौहें सिकोड़ते हुए माफी मांगी और कहा कि सभी आरक्षित निजी कमरे आज ले लिए गए हैं और किसी को भी खाली नहीं किया जा सकता है। दाओहुआ ने जब देखा कि हॉल में लोग अपनी ओर देखने लगे हैं और ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते हैं, तो उन्होंने डोंग युवानयाओ की ओर इशारा किया, चलो बस एक कोने में बैठते हैं। डोंग युयान्याओ अनिच्छुक लग रही थी, लेकिन जब क्लर्क के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो उसने बस हम कहकर सहमति दे दी। अंत में दाओहुआ और उसके समूह ने हॉल के सबसे दूर कोने में अपनी सीट ले ली। जैसे ही क्लर्क चाय और नाश्ता परोस रहा था और जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे दाओहुआ ने रोका। दाओहुआ ने मेज पर एक चांदी का जौ रखा और क्लर्क की ओर देखा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्लर्क ने चांदी के जौ की ओर देखा, फिर दूसरी ओर देखा और कृपालु मुस्कान के साथ कहा, आप किस बारे में पूछताछ करना चाहेंगे, युवा मास्टर? दाओहुआ, क्या आप फेंग परिवार के बेटे को पहचानते हैं? यह सुनकर कि सवाल उसके बारे में था, क्लर्क ने तेजी से टेबल से सिल्वर जौ जेब में रख लिया, मैं उसे जानता हूँ। फेंग का बेटा आज हमारे थिएटर में है, अभी एक निजी कमरे में ओपेरा सुन रहा है। यदि पूछताछ अधिकारियों के बारे में होती तो स्वाभाविक रूप से वह ज्यादा कुछ कहने से बचते, लेकिन एक व्यवसायी के बारे में कम संदेह थे। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ ने एक दूसरे पर नजरें डाली, वह किस निजी कमरे में है? दूसरी मंजिल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए क्लर्क ने इशारा किया, वहां, वह निजी कमरा ठीक बगल में है। दाओहुआ और डोंग युवानयाओ दोनों ने अपना सिर घुमाया। संयोग से फेंग हाओ और ऊपर से नीचे देख रहे अन्य लोगों की नजर उन पर पड़ी। उन दोनों के चेहरे देखकर फेंग हाओ और उसके साथियों की आंखें चमक उठी। उन्होंने अब तक केवल आवाजें सुनी थी लेकिन लोगों को नहीं देखा था। ठीक है, वे दोनों युवा भाई वास्तव में काफी सुंदर हैं, सन योनाई ने फेंग लियांगजी की ओर आंख मारते हुए चिढ़ाया। चारों नौकरानियां पुरुषों के भेष में थीं, यह कहने की जरूरत नहीं है, वे दोनों युवा स्वामी एक ही होंगे। फेंग लियांगजी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसने गंभीरता से याद करने की कोशिश की। हालांकि अंत में उसे अभी भी याद नहीं आया कि वे दोनों कौन थे। मैं वास्तव में उन्हें नहीं पहचानता। ऐसे लोग अगर उसने देखे होंगे तो उसे जरूर याद होंगे। दाओहुआ और डोंग युयान्याओ ने निजी बॉक्स पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। दाओहुआ ने बड़बड़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ नाटक सुनने के लिए यहाँ आए हैं। उसी समय मंच पर दादा और पोती प्रकट हुए। दादाजी ने वायलिन बजाया जबकि पोती ने गाना गाया। दाओहुआ हैरान हो गया और उसने डोंग युवानयाओ से कहा, क्या यह थिएटर नहीं है? वहाँ गायन भी कैसे होता है? डोंग युवानयाओ ने कहा, पुरुषों, क्या वे सभी सुंदर युवा लड़कियों को पसंद नहीं करते हैं? थिएटर पैसा कमाने के लिए व्यवसाय में है, और वे वही करेंगे जो नकदी लाएगा। देखो, वो लड़की जो अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों के साथ गा रही है,
कितनी दयनीय लग रही है। मुझे यकीन है कि उसका गाना खत्म होने के बाद उसे निश्चित रूप से बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। बोलते बोलते वह रुकी और दाओहुआ की ओर देखने लगी। क्या आप अभी भी अपने भावी चचेरे भाई बहन का परीक्षण करना चाहते हैं? दाओहुआ ने दूसरी मंजिल के निजी बॉक्स पर नजर डाली। कैसे परीक्षण करें? डोंग युवानयाओ ने कहा, बेशक सौंदर्य जाल। उसने मंच की ओर अपनी ठुड्डी से इशारा किया। सुंदरियां पहले से ही मौजूद हैं। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि यह सही नहीं लगता। वो आजीविका के लिए गा रही है, जो पैसा कमाने का एक ईमानदार तरीका है। डोंग युवानयाओ ने तुरंत उपहास किया। हाँ, जो लड़कियां साधारण चाय घरों में गाती हैं, वे शायद इसलिए वहां होती हैं क्योंकि उनके परिवार संघर्ष कर रहे हैं और उनके पास अपना चेहरा उजागर करके आजीविका कमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जो लोग इस थिएटर में गाने के लिए आते हैं, वे आमतौर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि अच्छी आवाज वाले प्राकृतिक जन्मे गायक हर जगह हैं? उसने मंच की ओर देखते हुए कहा, मंच पर मौजूद उस लड़की की आंखों को ध्यान से देखो। क्या ऐसा नहीं लगता कि वे किसी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर सकती हैं? दाओहुआ ने पूरा ध्यान दिया और सिर हिलाया। सचमुच, वे आंखें बहुत मनमोहक और सम्मोहक थीं। डोंग युवानयाओ ने आगे कहा, ऐसी आंखें क्या किसी गरीब परिवार की आम लड़की के पास हो सकती हैं? मैं आपको सच बता दूं, मैं इस थिएटर में कई बार गया हूं और हर बार गाने के लिए आने वाली लड़की अलग होती है। इन सभी लड़कियों की आंखें पारखी होती हैं। जैसे ही वे कम इच्छा शक्ति वाले एक भोले, कोमल हृदय वाले व्यक्ति को देखती हैं, वे तुरंत उससे चिपक जाती हैं और जाने नहीं देती। इन शब्दों को सुनकर दाओहुआ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए और फिर आश्चर्य से डोंग युवानयाओ की ओर देखा। डोंग युवानयाओ, मुझे लगता है कि तुम काफी कुछ जानते हो। डोंग युवानयाओ तुरंत गर्व से मुस्कुराया। अनुभव स्वाभाविक रूप से ज्ञान लाता है। दाओहुआ भी मुस्कुराए। उसे नहीं लगा कि इन बातों को जानने में कुछ भी गलत है। जीवन के असंख्य पहलुओं का अवलोकन करने से किसी के क्षितिज का विस्तार हो सकता है और एक मजबूत दिल को बढ़ावा मिल सकता है, जिसे उन्होंने काफी फायदेमंद पाया। दाओहुआ की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं देखकर डोंग युवानयाओ की मुस्कान गहरी हो गई। वह जानती थी कि दाओहुआ के साथ ये बातें साझा करने से उसे बुरा नहीं लगेगा और न ही वह एक युवा महिला से अपेक्षित संकोच की कमी के लिए उसे डांटेगी। उसका निर्णय अभी भी सही था। यह व्यक्ति वास्तव में एक आत्मीय आत्मा थी। डोंग युवानयाओ ने फिर पूछा, आप क्या सोचते हैं? क्या आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं या नहीं? दाओहुआ ने मंच पर आकर्षक निगाहों और विनम्र भाव से गायक की ओर देखा और एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, कैसे परीक्षण करें? डोंग युयान्याओ मुस्कुराए। उस लड़की को कुछ चांदी दो, उसे अपने भावी चचेरे भाई बहन के साथ छेड़खानी करने का निर्देश दो। हमें सीधे शामिल होने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने हाथ साफ रखना चाहते हैं, तो आप इसे करने के लिए किसी और को काम पर रख सकते हैं।